Good morning, all. Welcome to Learners Academy. दिख रहा है? Hmm. So the next topic, this is the second introductory class of exercise number 11.3. 11.3 का introduction कल हमने शुरू किया. Exercise 11.3 का introduction कल हमने शुरू किया. So we can say this is introduction part 2. Okay. Okay. अब introduction part 1 में हमने क्या किया? Basically, exercise 11.3 is totally related to प्लेन इन स्पेस के अंदर प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बाकी सारी चीजें करते हैं, इससे कंसर्न है. तो हमने क्या किया, प्लेन को डिफाइन किया कल. ओके. और तीन तरीके से इक्वेशंस बनाते थे हम, जिसमें से दो तरीके हमने डिस्कस किए. पहला तरीका क्या था, बोलो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन होनी चाहिए, साथ में नॉर्मल वेक्टर. साथ में नॉर्मल वेक्टर भी ओरिजिन से ही होना चाहिए. इसमें नॉर्मल वेक्टर भी ओरिजिन से बना हुआ होना चाहिए. ओके, फ्रॉम ओरिजिन. ये पहला केस था. क्या थी इक्वेशन भी बता दो लगे हाथ, क्या थी इस फॉर्म में इक्वेशन? हम्म. हम्म. या तो ये होगा, या फिर एन कैप नहीं हो तो वेक्टर एन भी हो सकता है. उस केस में इसको कैपिटल डी ना स्मॉल डी ना लिख के कैपिटल डी, ये दो फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं. और कार्टेशियन अभी इसमें डिस्कस नहीं करें, कार्टेशियन हमने कल डिस्कस कर लिया है. ठीक है. दूसरा केस क्या सीखा हमने, कि एक नॉर्मल वेक्टर हो, ओरिजिन से जरूरी नहीं है, बस नॉर्मल वेक्टर हो फ्रॉम एनी पॉइंट टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन हो कहीं से भी, एंड साथ में एक पॉइंट हो लाइंग ऑन द प्लेन, अ पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन, लाइंग ऑन द प्लेन. ये अगर मिल जाए तो भी हम कर देंगे. ठीक है. तो बताएं फिर इसमें क्या इक्वेशन बनती थी? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहाँ पे ए वो पॉइंट है, ए वेक्टर उस पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है. डॉट और वेक्टर एन जो आपको गिवन होगा इक्वल टू आर एच एस में इस बार जीरो आता है. ठीक है. अब कार्टेशियन फॉर्म इसकी डिस्कस, तो कल कुल मिला के हमने ये दो ही बातें डिस्कस करी, बट प्लेन को भी तो इंट्रोड्यूस किया. प्लेन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हमने इंट्रोड्यूस किया. तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने ये किया. अब पार्ट 2 में अपने को क्या क्या करना है, पहले उसकी बात करते हैं. तो अब क्या क्या टॉपिक्स बचते हैं, एक बार फटाफट से रिकैपिचुलेट करते हैं ना. तो एक तो तीसरा केस बचता है, क्या? व्हेन थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आर गिवन. व्हेन थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आर गिवन, ये इससे हमारा टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए कायदे से. पॉइंट्स आर गिवन. ठीक है ना. बुक में भी आप देख सकते हो, तो यही इंट्रोडक्टरी पार्ट दिख रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर. तो स्टार्ट हमको कायदे से आज की क्लास इससे करनी चाहिए. ठीक है. पर इसको समझने के लिए कुछ टॉपिक समझने पड़ेंगे. वो टॉपिक्स हैं, व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है वो समझना पड़ेगा. साथ में कोलिनियरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, थ्री और मोर वेक्टर्स, थ्री और मोर वेक्टर्स. और एक टॉपिक और जगह नहीं है यहाँ पे, कोलिनियरिटी ऑफ टू और मोर लाइंस. कोलिनियरिटी ऑफ, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, कोलिनियरिटी नहीं, कोप्लैनरिटी. ठीक है ना, कोप्लैनरिटी, नॉट कोलिनियरिटी. कोप्लैनरिटी ऑफ थ्री और मोर वेक्टर्स. लाइन तो लाइन पे कैसे लाया करेगी, लाइन तो प्लेन पे लाया करेगी ना. तो एक ही प्लेन पे लाया करेगी तो कोप्लेनर होंगे ना, कोप्लैनरिटी ऐसे पढ़ते हैं इसको. कोलिनियरिटी अब तक पढ़ रहे थे, लेकिन अब 3D में कोप्लैनरिटी भी पढ़ी जाएगी. कोप्लैनरिटी ऑफ थ्री और मोर वेक्टर्स. और एक लास्ट टॉपिक को, वही सेम, कोप्लैनरिटी ऑफ टू और मोर लाइंस. कोप्लैनरिटी ऑफ टू और मोर लाइंस. ठीक है. तो ये तीन टॉपिक जब अपन पढ़ लेंगे, तब जाके तो अपन इसको पढ़ने के लायक बचेंगे. ठीक है. अब बुक में तो डायरेक्ट ही पढ़ा दिया गया है, तो बुक में हो सकता है अंदर ही, इसके अंदर जाके बताया गया हो उसके बारे में, या फिर वेक्टर अलजेब्रा में मान लिया गया हो. ये सब, ये वैसे देखा जाए ना तो एक ये पहला टॉपिक और ये दूसरा टॉपिक, ये तो वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट है. ठीक है. अब क्या कट गया है इस बार वो काफी सारा क्वेश्चन, नहीं तो ये दोनों टॉपिक तो वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर में ही डिस्कस किए जाते हैं.
ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी एक चीज होती है, वो तो बिल्कुल हटी गई है आजकल, कोर्स से बिल्कुल ही हटी गई है। ये भी वेक्टर अलजेब्रा का ही पार्ट एंड पार्सल हुआ करता था 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो। यानी वेक्टर अलजेब्रा में दो एक्सरसाइजेज एक्स्ट्रा होती थी। एक एक्सरसाइज होती थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, एक होती थी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ये एक्स्ट्रा होती थी, वो उधर ही समझा दिया जाता था, तो 3D में बस डायरेक्ट ये केस शुरू कर देते थे। अब वो कट गई, तो इसलिए पहले हमको ये बताना पड़ेगा, तब जाके ये केस समझ में आएगा। तो तब जाके तो ये तीसरा केस कवर होगा। उसके बाद फिर क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना। हमने कहा था ना 4 फॉर्म्स, चौथी फॉर्म बनाने नहीं होती है, लेकिन बनी बनाई हो तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे जाके तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन खत्म होगी। ये 4 फॉर्म्स जब पढ़ लेंगे तब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन खत्म होगी, उसके बाद आगे के टॉपिक शुरू होंगे। आगे के टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं बेटा। सबसे पहला तो जो मैं याद कर पा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of two planes, passing through the intersection of two planes। ऑलरेडी 2 प्लेन्स हैं, उनके इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन पास हो, उसकी इक्वेशन क्या होगी? इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। ठीक है ना, ये थोड़ा सा फर्जी सा और इजी सा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। साथ में इसके साथ चलेगा एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन। उसके बाद फाइनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन, शॉर्टेस्ट या फिर वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स, एक तो ये, दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स, नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स, बट एक्चुअली वो बाद का टॉपिक है, इससे पहले का टॉपिक हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए प्लेन। एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच की छोटी से छोटी दूरी, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन आखिरी टॉपिक होगा। ये सब करेंगे तब जाके 11.3 इंट्रोडक्शन खत्म होगा, और ये तो कटा हुआ है, अभी 3 साल पहले जाते तो और 2 4 टॉपिक्स थे। ठीक है, तो अभी तो हम यहीं पर हैं, स्टार्ट करें। अब मैंने क्या कहा, तीसरा केस स्टार्ट करने से पहले पहली चीज हमको सीखनी पड़ेगी, व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसका क्या रोल है तीसरा केस बनाने में। ओके स्टार्ट करूं। तो कहने के लिए उनके बुक के नजरिए से तो आज की पहला टॉपिक ये है, पासिंग थ्रू इन्होंने जो तीसरा केस है इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने का। लेकिन हमारे नजरिए से आज का पहला टॉपिक क्या दिख रहा है आपको, पढ़ो पढ़ो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सीखेंगे ये क्या चीज है, तो इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो बेटा, मैं आपको 3 वेक्टर्स दे दूं, ए बी सी, ठीक है। तो इन 3 वेक्टर्स का हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का ही हो सकता है, 3 वेक्टर्स का ही हो सकता है। किसका होगा? 3 वेक्टर्स का। लिख चाहो तो लिख देना, ऑफ 3 वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स कैसे डिफाइंड होता है, पर्टिकुलरली 3 वेक्टर्स का ही होगा ये। क्या करें, हम 3 वेक्टर्स गिवन हो, हम इनका कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि पहले वाले का बचे हुए 2 के क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट हो, पहले वाले का बचे हुए 2 वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट हो जाए। तो ये जो चीज एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। क्यों, उसका ऐसा नाम क्यों है? ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, क्रॉस और डॉट का कॉम्बिनेशन है। फिर स्केलर नाम क्यों रखा? क्योंकि इसका आंसर है एक स्केलर आएगा, चेक करो। देखो वेक्टर इनटू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर, वो भी वेक्टर, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो फाइनली स्केलर आएगा। तो नाम समझ आया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। इसका नाम इसलिए है क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट क्योंकि 3 का है, और प्रोडक्ट ट्रिपल यानी 3 का है, प्रोडक्ट यानी क्योंकि प्रोडक्ट ही कर रहे हो। और वेक्टर्स की दुनिया में 2 तरह के प्रोडक्ट किए जाते हैं, दोनों कर रहे हो, दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हो। और स्केलर इसलिए क्योंकि आंसर स्केलर है। अब स्केलर की जगह जब आप वेक्टर, जो कि है ही नहीं हमारे कोर्स में, वो करोगे तो इधर डॉट की जगह भी क्रॉस आ जाएगा। तो क्या होगा, फाइनल आंसर एक वेक्टर आंसर आएगा, स्केलर आंसर नहीं आएगा, पर उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। तो कुल मिला के आपसे कोई पूछे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, आप कह दोगे ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट
बी क्रॉस सी ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, बात खत्म। ठीक है, अब ए डॉट बी क्रॉस सी अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तो थोड़ा विस्तार से बात करी जाए तो ए वेक्टर ए को लेट से मैंने लिख दिया A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। वेक्टर बी को, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी को मैंने लिख दिया A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप। ठीक है, और वेक्टर सी को मैंने लिख दिया A3 आई कैप B3 जे कैप C3 के कैप। ओके, ये एबीसी मैंने आपको कंपोनेंट फॉर्म में दे दी। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो सोचो जरा आप पहले बी और किसी का, अच्छा एक और चीज, ये ए डॉट अगर बाद में लगा दूं तो भी वही की बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सबसे पहले तो आप बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का? आई कैप जे कैप के कैप, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बी क्रॉस सी करेंगे तो हमको एक 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। ऊपर क्या लिखूंगा? के कैप, और नीचे इनके स्केलर कंपोनेंट्स, यानी कि A2 B2 A2 B2 C2 A3 B3 C3। फाइन, ये करेंगे। अब इसका जो आंसर आएगा उसमें कहीं ना कहीं आई कैप का कंपोनेंट, समथिंग आई कैप का कंपोनेंट आएगा, प्लस समथिंग जे कैप का कंपोनेंट भी आएगा, प्लस समथिंग के कैप का कंपोनेंट भी आएगा, मानते हो? लेकिन फिर जब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे किससे? इससे, तो आई कैप का कंपोनेंट आई कैप के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होके A1 इसके स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। टेल मी, A1 वाली बात इससे मल्टीप्लाई होगी, B1 वाली बात इससे मल्टीप्लाई होगी, और C1 वाली बात इससे मल्टीप्लाई होगी, और आई कैप जे कैप खत्म हो जाएगा क्योंकि आंसर एक स्केलर आएगा इसका। तो क्यों ना मैं फिर इस डिटर्मिनेंट में ही आई कैप की जगह A1 लगा दूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना। तो अगर मैं डिटरमिनेंट में लगाऊंगा तो भी तो मल्टीप्लाई होगा, B2 C3 माइनस B3 C2 आएगा इस जगह पे। वो आई कैप से मल्टीप्लाई ना करके जब मेरे को करना ही A1 से, तो A1 इधर ही लिख दूं। समझ गए? इस जे कैप की जगह B1 इधर ही लिख दूं, और इस के कैप की जगह के कैप की जगह C1 इधर ही लिख दूं। तो सारी बातों का एक सार है कि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट होता है, जिसमें ए के बी के सी के तीनों के ही एलिमेंट्स बिल्कुल रो वाइज अरेंज कर दिए जाएं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी करना है तो सबसे पहले वाले रो में तो आप ए को लगाओ A1 B1 C1, सेकंड में बी को लगाओ A2 B2 C2, थर्ड में सी को लगाओ A3 B3 C3। और आप सोच के देखो, जब अंदर सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, अब आई कैप जे कैप के तो है ही नहीं, तो ये आंसर एक स्केलर आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्लियर है। आगे की बात करूं मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, क्या आपने को लिखना है नोट्स में, जो अभी बताया सब वही है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि एक स्केलर क्वांटिटी में रिजल्ट करे, उसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर्स। किस फॉर्म में होता है वो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि ए वेक्टर ए को, वो कॉम्यूटेटिव है ना, तो कॉम्यूटेटिव है तो हम यहाँ पर भी या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट तो वैसे भी कॉम्यूटेटिव होता है, तो मैं इस ए को यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अब इसका विस्तार देखा तो ए को ले लिया, ये बी को ले लिया, ये एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ और भी ले सकता है आप, X1 Y1 Z1 भी ले सकते हो, है ना। कुल मिला के उनके स्केलर कंपोनेंट्स को आपको डिटरमिनेंट में अरेंज करना होगा। तो पहले बी क्रॉस सी निकाला गया, अब ये भी जो सब करके बताया सब वैसा ही लिखा हुआ है इसमें, चेक करो। तो पहले बी क्रॉस सी करके देखा, तो बी क्रॉस सी किया तो उसमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर आई जे के निकालता है, और फिर नीचे इधर बी के और इधर सी के कंपोनेंट्स रखते हैं, जो फाइनली आंसर को ऐसा लेके आते हैं, समथिंग ऑफ आई कैप, समथिंग ऑफ जे कैप, समथिंग ऑफ के कैप। अब इस भाई साहब को ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट और करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप से आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप से जे कैप का कंपोनेंट, और के कैप से के कैप का कंपोनेंट। तो देखो जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये तो है वेक्टर ए का आई कैप का कंपोनेंट, और ये बी क्रॉस सी का आई कैप का कंपोनेंट, फिर ये वेक्टर ए का जे कैप का कंपोनेंट, ये बी क्रॉस सी का जे कैप का कंपोनेंट, और फिर के कैप का यही करना है आपको फाइनली। तो जब यही करना है
तो फिर मैं ऊपर आई कैप जे कैप के कैप की जगह वेक्टर ए के ही कंपोनेंट्स डाल दूं ना, A1 A2 A3। इजी बात करूंगा ना, इजी बात करूं तो तीनों को ही एक पहली बार में तीनों को अरेंज कर दो, पहले आई जे के अरेंज करो फिर मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा कि शुरू में उसी को पुटअप कर दो। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या लिखा है? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स। ये फाइनल फॉर्म आप याद रख सकते हो, ये जो दिख रही है इसको आप फाइनल फॉर्म की तरह याद कर सकते हो कि ये फाइनल फॉर्म है। समझ आया? इसको ब्रैकेट में पैक कर देंगे लास्ट में। मतलब कोई पूछे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो फाइनली आप ये जो अभी लिखा हुआ है ये बोल सकते हो कि ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ आया ना? ठीक है, दिस इज द फाइनल फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी। चलें अब आगे। अब मैंने क्या कहा था, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अब आपको कोप्लेनरिटी सीखनी पड़ेगी। देखो कोप्लेनरिटी की जब बात करेंगे तो जो टॉपिक है वो ध्यान से देखो क्या है। मेन टॉपिक तो है, जो मेन टॉपिक है वो तो है कोप्लेनरिटी। अब वो किसकी चेक करी जाती है? अगर आप वेक्टर्स की बात करें, अगर आप वेक्टर्स की बात करें तो मिनिमम तीन वेक्टर्स चाहिए कोप्लेनरिटी चेक करने के लिए, और अगर लाइंस की बात करें तो मिनिमम दो लाइंस चाहिए। अब कॉमन टॉपिक तो ऐसे ही लिख दिया गया, कोप्लेनरिटी ऑफ टू और मोर वेक्टर्स और लाइंस। लेकिन जब आप एक एक को पकड़े, वेक्टर्स को पकड़े तो वेक्टर्स में तीन चाहिए, और लाइंस को पकड़े तो टू चाहिए। ऐसा क्यों? कि कोप्लेनरिटी जब चेक कर रहे हो तो वेक्टर्स की दुनिया में तीन क्यों चाहिए और लाइंस की दुनिया में क्यों दो क्यों चाहिए? तो आप सोचो, वेक्टर्स तो क्या होता है, फ्री होते हैं, फ्री होते हैं तो एक दूसरे से पैरेलली डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो लेट से स्पेस में अगर एक वेक्टर यहाँ है एक वेक्टर यहाँ है, तो वो तो पैरेलली डिस्प्लेस हो गए, कनेक्ट हो जाएंगे। तो दो वेक्टर्स तो से तो कभी भी एक प्लेन बनाया जा सकता है, तो दो वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर हो गए। कोप्लेनर वर्ड समझ आ रहा है? कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे लाए होने वाले दो वेक्टर्स हैं तो उन दोनों को कोप्लेनर कहेंगे। अलग अलग प्लेन पे लाए होने वाले हैं तो कोप्लेनर नहीं कहेंगे। तो दो वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे क्योंकि वो तो पैरेलली डिस्प्लेस हो जाएंगे ना। समझ आया ना? जैसे मान लो कि दो इस प्लेन पे नहीं है, एक तो इस प्लेन पे है एक इधर है, तो इसको पैरेलली ऐसे डिस्प्लेस करके ऐसे करके मैं इधर ले आऊंगा ना, तो दो वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। एक बार बस दोनों भिड़ गए, इंटरसेक्ट हो गए, तो इंटरसेक्ट अब हो रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ऐसा प्लेन बन गया, ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ऐसा प्लेन बन गया। कॉमन प्लेन बनाया जा सकता है ना दोनों का। तो दो वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी कभी चेक ही नहीं करेंगे, हमेशा ही कोप्लेनर किसकी करेंगे? तीन की। क्योंकि तीन वेक्टर्स को आप पैरेलली डिस्प्लेस करके भिड़ा भी दो ऐसे, और एक वेक्टर मेरी तरफ आ रहा है, अब इनसे कॉमन प्लेन कैसे बनेगा? इन दोनों का बनाओगे तो ऐसे बनेगा, इन दोनों का बनाओगे तो ऐसा बनेगा, और इन दोनों का बनाओगे तो ऐसे बनेगा, एक प्लेन तो नहीं बन पाया ना। तो चेक किसकी करी जाती है? तीन वेक्टर्स की। समझ आया? कोप्लेनिटी किसकी चेक करी जाती है? तीन वेक्टर्स की। अब कोप्लेनरिटी, को मतलब साथ में, प्लेन मतलब, प्लेनरिटी मतलब एक प्लेन पे लाया करने वाला। जैसे कोलिनियरिटी क्या होती थी? एक लाइन पे लाया करने वाला। कोप्लेनरिटी एक प्लेन पे लाया करने वाला। तो तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन पे लाया करेंगे तो वो कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन शेयर कर रहे हैं वो कोप्लेनर। ठीक है, और अगर एक ही प्लेन पे लाया नहीं करेंगे तो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो दो वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे क्योंकि दो वेक्टर्स को जैसे हम पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे तो उनसे एक कॉमन प्लेन बनाया जा सकता है, लेकिन तीन से एक कॉमन प्लेन बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। तो मिनिमम अगर आपको वेक्टर्स की दुनिया में बात करें तो कोप्लेनरिटी तीन वेक्टर्स की चेक करी जाती है। ठीक है, अब चेक कैसे करी जाती है उसकी बात करते हैं। चेक करी किसकी जाती है? मिनिमम तीन वेक्टर्स की। वेक्टर की दुनिया में, लाइंस की दुनिया में दो लाइंस की चेक करी जाएगी, है ना। तो लाइंस पे अभी मैं बाद में आऊंगा, पहले प्लेन वेक्टर्स की बात करते हैं। तो तीन वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी कैसे चेक करते हैं इस पे बात करें। करें, सिंपल सी भाषा में देखो, मान लो कि एक प्लेन है, कॉमन प्लेन, जिसपे तीन वेक्टर्स लाया कर रहे हैं, ये कॉमन प्लेन है, इस पे तीन वेक्टर्स लाया कर रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, इधर ले लो उसको, वेक्टर बी ऐसे ले लो, डन, और एक वेक्टर सी ऐसे ले लो। ठीक है, अब कोप्लेनरिटी चेक करने के लिए, अगर ये कोप्लेनर हो जाए तो क्या कनेक्शन है वो चेक कर लेते हैं। भाई मान लेते हैं ये कोप्लेनर है, तो अब इनके बीच में क्या कनेक्शन है वो चेक कर लेते हैं। वो कनेक्शन स्टेब्लिश होगा तो कोप्लेनर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एक बार के मान लेते हैं भैया तुम कोप्लेनर हो, अब देखते हैं तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन है। देखें, चेक करें।
तो मैं क्या करूंगा, तीन है ना, किसी भी दो को पैरेलली डिस्प्लेस करके और एक दूसरे से भिड़ा दूंगा। तो मैं सी को पैरेलली डिस्प्लेस करके बी के पास ले गया। तो जैसे मैं सी को पैरेलली डिस्प्लेस करके बी के पास ले गया, तो पैरेलल देखो, इससे पैरेलल वेक्टर कुछ ऐसा बन रहा है, चेक करो। ये सी उठ के पैरेलली डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया, आ गया। अब इसको मत ध्यान दो, इसको ध्यान दो। अब बी और सी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ बी और सी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर होगा वो कैसा होगा, सोच के बताओ। ए, इस ए को भूल जाओ और ये सी जहां पहले था उसको भूल जाओ, अब केवल इस पे फोकस करो। तो बी वेक्टर सी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी एक वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन ए वेक्टर। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो एक वेक्टर निकल के आएगा। वो वेक्टर कैसा होगा, मतलब क्या उसके कंडीशंस होंगी, वो कैसा वेक्टर दिखता होगा, उसके बारे में बात करते हैं, सोचो। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बताओ। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, वो कैसा होता है। लास्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा में अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था ना बेटा। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है, वो कैसा होता है, भूल गए। वेक्टर तो होता है, लेकिन क्या वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, कि उसके बारे में कुछ कंडीशंस थी कि वो वेक्टर ऐसा होगा। हम्म वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। बी क्रॉस सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर होगा, और या यूं कहूं, बी और सी जिस प्लेन पे लाया कर रहे हैं उस प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा। स्क्रू कसा था ना अपन ने, तो स्क्रू अपन एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर एक ही प्लेन पे जा रहे हैं, लेकिन वो जा तो या तो ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे रहा है। तो वो जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। तो बी क्रॉस सी जो वेक्टर बनेगा, वो ये जो प्लेन दिख रहा है ब्लैक कलर का, इससे परपेंडिकुलर बनेगा, या तो इससे बाहर की तरफ आता हुआ मिलेगा या फिर इससे अंदर की तरफ जाता हुआ मिलेगा। तो बी और सी से का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भाई साहब, इस प्लेन को लेट से पाए मान लेते हैं। प्लेन को अपन पाए से डिनोट कराते हैं, पाए, है ना, जैसे लाइन को एल से डिनोट कराते हैं। तो ये बी क्रॉस सी जो है, इस पाए वाले प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर इस पाए प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बी से ही परपेंडिकुलर, सी से ही परपेंडिकुलर, तो उसके प्लेन से ही परपेंडिकुलर, बी और सी जिस प्लेन पे आ रहे हैं उससे परपेंडिकुलर। अब भाई साहब, अगर बी क्रॉस सी इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पे तो ए भी लाया करता है, तो ये ए से भी परपेंडिकुलर होगा। बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है बाहर आता हुआ वेक्टर, जिस स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो इस स्क्रीन से परपेंडिकुलर है, तो वो इस ए से भी परपेंडिकुलर है ना। तो अगर ये से इसके इससे परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी से जीरो होगा। अरे ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यानी कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर तब होते हैं जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आए। समझे। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है पहले समझा चुके हैं। आपको डिटरमिनेंट बनाना है, ए के बी के सी के कंपोनेंट्स लिखने हैं, चेक करना है भैया तुम्हारा आंसर जीरो आ रहा है कि उस डिटरमिनेंट की 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है क्या। अगर जीरो आ जाए, हाँ तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। नहीं आए, कुछ भी आए, तीन जीरो के अलावा कुछ भी आए, तो फिर वो परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है तो वो कोप्लेनर नहीं है। क्लियर है। तो तीन वेक्टर्स के केस में समझ में आया, तो फिर दो लाइंस की बात करेंगे मन। तो तीन वेक्टर्स के केस में अपने को लिखना क्या क्या है पहले वो चेक कर लेते हैं, और फिर चलते हैं फाइनली दो लाइंस के बारे में। क्या लिखा हुआ है, कोप्लानरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, चेक करो यहाँ पे। लेट वेक्टर ए बी एंड सी बी थ्री वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन। ए बी और सी तीन वेक्टर्स मान लो सेम प्लेन पे लाए, हमने आगे होके मान लिया कि कोप्लेनर है, सेम प्लेन पे लाया कर रहे हैं। तो बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि उस प्लेन से जिसमें तीन वेक्टर्स हैं उससे परपेंडिकुलर होगा। या यूं कहूं कि बी क्रॉस सी वेक्टर इससे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेक्टर ए भी तो उसी प्लेन पे लाया कर रहा है। तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दूंगा मैं। और डॉट प्रोडक्ट अब इधर डॉट लगाऊं या एक उधर लगाऊं, डॉट प्रोडक्ट तो वैसे भी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो अपन से इजी भाषा में बात करें तो ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होगा। तो ये हो जाएगा, तो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाएंगे ना। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है कि तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। दैट इज फाइनल कंक्लूजन, पढ़ो क्या कह रहा है। दैट इज the three vectors a b and c are coplanar if and only if the scalar triple product of these three vectors is zero।
अगर इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तो ही तीनों कोप्लेनर। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ जब लग जाता है ना, इसका मतलब है आप उल्टा भी आ सकते हो, यानी कि ए बी सी का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आगे होके दे रखा है तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि तीनों कोप्लेनर है, या फिर आपको ये दे रखा है कि तीनों कोप्लेनर है तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है। इफ एंड ओनली इफ में वाइसी वर्सा आ सकते हैं। केवल इफ लिखा हो तो वाइसी वर्सा नहीं आ सकते, फिर इधर से इधर ही आ सकते हैं, इधर से उधर वापस नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ, तो इधर से बात की जा सकती है। अब फाइनली कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, है ना। अभी तो तीन वेक्टर्स की बात करी थी, अब दो लाइंस। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जब कोप्लेनरिटी चेक करी जाती है, कोप्लेनरिटी मतलब सेम प्लेन पे लाए होना, कोप्लेनरिटी मतलब सेम प्लेन पे लाए होना। तो जब सेम प्लेन पे लाए होने वाली बात चेक करी जाती है तो वेक्टर्स की दुनिया में तो तीन चाहिए, लाइंस की दुनिया में दो से कैसे काम चल गया? क्योंकि बेटा लाइंस पैरेलली डिस्प्लेस थोड़ा ना होती है, तो वेक्टर्स तो पैरेलली डिस्प्लेस हो जाते थे, तो वो तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। लेकिन ये लाइन, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये दोनों की चेक करी जा सकती है ना, भी कॉमन प्लेन पास होगा या नहीं। लाइंस तो इंडेफिनेटली वेरी करती हैं, इधर रोक दो आगे और ले जाओ, या पीछे की साइड से भी रोक दो आगे और ले जाओ, लेकिन वो पैरेलली डिस्प्लेस नहीं होती, वो यूनिकली डिफाइंड होती है स्पेस के अंदर। तो कोप्लेनरिटी दो लाइंस की चेक करी जाती है, वेक्टर्स की दुनिया में तीन वेक्टर्स की चेक करी जाती है। ठीक है, अब दो लाइंस की कोप्लेनरिटी चेक करेंगे। सेम आपको दो लाइंस गिवन है, लाइंस क्या गिवन है, उसकी इक्वेशन गिवन है। तो लेट्स से कि दो लाइंस गिवन है L1 L2, इसकी इक्वेशन ऐसे सीखी थी, इसकी पिछली एक्सरसाइज में सीखी है। तो अब दो लाइंस हैं तो सारे कंपोनेंट्स A1 A2 B1 B2, और जो इनका मैग्नीट्यूड को बैलेंस करता है उसके लिए भी जो स्केलर लगाया है अपन ने वो लैम्डा और म्यू लगाया, अलग अलग लगाया। अब ये दोनों लाइंस जो हैं कोप्लेनर कब होंगी इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं ना। तो अगेन मैं एक प्लेन बना देता हूँ जिसपे दो लाइंस बना देता हूँ, जैसे अभी तीन वेक्टर्स बनाए थे, तो अब मैं प्लेन पे दो लाइंस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? दो लाइंस। मैं पहले ही मान लेता हूँ कि तुम कोप्लेनर हो, देखते हैं तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन, जैसा अभी करके देखा ना। तो मैंने दो लाइंस बना दी, एक ऐसे बना दी, ये लाइन L1, और एक ऐसे बना दी, ये लाइन L2। ओके, अब लाइन L1 की इक्वेशन क्या है बोलो? वेक्टर आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1, और वेक्टर लाइन L2 की इक्वेशन क्या है? A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। अच्छा जी, लाइन की इक्वेशन में A1 वेक्टर और A2 वेक्टर क्या होते हैं? ये लाइन जिस पॉइंट से पास करे उसके पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। तो जैसे मान लो ये लाइन इस A पॉइंट से पास करेगी तो इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A1 हो गया, और ये लाइन मान लो किसी B पॉइंट से पास करेगी तो इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A2 हो गया। क्योंकि इक्वेशन में A1 A2 है तो ये पॉइंट के पोजीशन वेक्टर A1 A2 होंगे। B1 B2 क्या होते हैं? इनसे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। तो यानी कि लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर B1 है, ये वेक्टर B1 है, और लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर B2 है। ऐसे मानते हो आप? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब ये दोनों लाइंस अगर एक ही प्लेन पे हैं तो B1 और B2 तो उसी प्लेन पे होंगे, और नहीं होंगे मान लो कहीं स्पेस में होंगे तो पैरेलली डिस्प्लेस करके उस प्लेन पे लाए जा सकते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे सपोज करो ये लाइन L1 है, ये लाइन ये प्लेन मान लो ना, इस पे ये लाइन है, तो इसका पैरेलल वेक्टर इस प्लेन पे भी हो सकता है, नहीं तो स्पेस में भी कहीं हो सकता है, लेकिन होगा तो पैरेलल ही। तो मान लो प्लेन पर है तो बात ही बढ़िया है, लेकिन प्लेन पे नहीं है, स्पेस में है सर, यहाँ है इसका पैरेलल, तो पैरेलल डिस्प्लेस करके प्लेन पे मंगाया जा सकता है ना। क्योंकि प्लेन से ही पैरेलल, जब लाइन से पैरेलल है तो प्लेन से पैरेलल है, प्लेन से पैरेलल है तो जब पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे तो वो भी प्लेन पे ही लाया करेगा। मान लो प्लेन से लाइन से पैरेलल नहीं होता, ऐसा होता, तो अब आप प्लेन की तरफ अगर उसको पहले डिस्प्लेस करते तो इस पे लाई नहीं करता, बस इससे भिड़ता ही है। लेकिन जब ये लाइन से पैरेलल है B1, तो प्लेन से पैरेलल है, प्लेन से पैरेलल है तो पैरेलली डिस्प्लेस करके इसको प्लेन पे लाया जा सकता है। तो इन शॉर्ट B1 और B2 तो कोप्लेनर हैं यहाँ पे, मतलब B1 और B2 तो इसी प्लेन पे लाया कर रहे हैं। लेकिन तीसरा वेक्टर कहां से लाओगे? क्योंकि वेक्टर्स की दुनिया में हमने क्या करा, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस को कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स से कनेक्ट किया, क्योंकि हम तो थ्री वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी जानते हैं। तो तीन वेक्टर्स चाहिए आपको, तीन वेक्टर्स चाहिए, तो B1 और B2 तो दो वेक्टर्स तो मिल गए, इनके पैरेलल वेक्टर्स। तीसरा कहां से लाएं? तीसरा हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, भैया ये लाइन जो है पॉइंट ए से पास कर रही है, ये लाइन इस प्लेन पर है, तो ये जिस पॉइंट ए से पास करी वो पॉइंट भी इस प्लेन पर है, ये लाइन इस प्लेन पर है, ये लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है, तो ये जो पॉइंट है ए जिससे लाइन पास कर रही है वो पॉइंट भी प्लेन पर ही होगा, प्लेन से बाहर हो सकता है क्या? सिमिलरली लाइन L2 जो है वो भी इस प्लेन पर है, तो वो लाइन L2 पॉइंट बी से पास कर रही है, तो वो पॉइंट बी भी प्लेन पर होगा। तो इन शॉर्ट पॉइंट ए और बी इसी प्लेन पर है।
तो ए और बी को ज्वाइन कर दूं और एक वेक्टर बना दूं तो वो वेक्टर भी इसी प्लेन पे होगा। तो तीन वेक्टर चाहिए थे ना आपको, एक एक तो इनकी इक्वेशन से पकड़ो b1 b2, और एक a1 और a2 के वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से बना लो। अब तीन वेक्टर्स मिल गए ना, अब वो पुराना लगा दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ गए? ठीक है, क्लियर है? तो मैंने क्या करा, एक तीसरा वेक्टर बना दिया a2 - a1, a2 - a1। अब ये b1 वेक्टर, b2 वेक्टर और a2 - a1 वेक्टर, ये तीन वेक्टर सेम प्लेन पर हैं। तो तीन वेक्टर जब सेम प्लेन पे हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो पहला वेक्टर पकड़ लो a2 - a1, इसका डॉट प्रोडक्ट b1 × b2 से। ये भाई साहब अगर 0 हो जाए तो ये दोनों लाइंस L1 और L2 कोप्लेनर है, नहीं तो नहीं है ये, और सेम टू सेम वही वाइस वर्सा। ओके। अब हाँ, लाइन L1 और L2 सेम प्लेन पर होंगी अगर ये 0 है, और उल्टा है, अगर ये 0 है तो वो सेम प्लेन पर होंगी, सेम प्लेन पर है तो ये 0 होंगी, वाइस वर्सा है। ठीक है, तीन वेक्टर्स बनाने हैं आपको कुल मिला के। तो एक एक वेक्टर तो इनके पैरेलल वेक्टर्स ले लो, और एक वेक्टर इनके पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लो। तो b1 b2 सेम प्लेन पे होंगे, और जिन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उनसे बनने वाला वेक्टर, एक पॉइंट या एक पॉइंट उनको ज्वाइन करूंगा तो वेक्टर भी उसी प्लेन पे होगा। तो तीनों वेक्टर से सेम प्लेन पे हो गए। तो तीनों वेक्टर सेम प्लेन पे होने वाले रूल लगा दो जो हमने पहले सीखा था। जब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म पे अरेंज करेंगे तो b1 और b2 के, तो b1 क्या लगाए थे हमने, a1 नहीं a2 b2 c2 है ना, a2 b2 c2, और इधर a3 b3 c3, और a2 - a1 क्या होंगे, लेट्स से ये अगर a है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 मान लें, पॉइंट है नहीं है, और ये x2 y2 z2 मान लें, तो a2 - a1 क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ये इस तरीके का डिटरमिनेंट अरेंज करो, अगर वो 0 आता है तो दो लाइंस कोप्लेनर है। ठीक है, फटाफट से रीड आउट करें। ओके, एक मिनट पहले, एक सेकंड का ब्रेक लेता हूं मैं। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस, अगर दो लाइंस हैं, एक ये है भाई साहब और एक ये है ना, तो ये दोनों लाइंस कोप्लेनर होंगी अगर वेक्टर b1 वेक्टर b2 और a2 - a1 वेक्टर, ये तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे। तीन वेक्टर कोप्लेनर तो लाइन कोप्लेनर, और तीन वेक्टर कोप्लेनर के क्या रूल्स हैं अभी अभी हमने सीख लिए। क्या सीखे हमने, तीन वेक्टर्स के कोप्लेनर होने के, यानी कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए तीनों वेक्टर्स का। अब बस फर्क ये था कि पहले वो ये जो तीसरा वेक्टर था क्लियरली डिफाइंड था, a1, ये था b1, ये था c1। आज इनके नाम b1 b2 और इसका नाम a2 - a1 हो गया लाइंस के अकॉर्डिंग। बाकी बात कॉन्सेप्ट तो वही है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया एक तरीके से, ये 0 ले आओ लाइंस कोप्लेनर हो जाएंगी। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो अभी अभी मैंने बताया a2 - x1 तो हो जाएगा x माइनस, भाई लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे गिवन होती है, L1 ऐसे गिवन होगी, दिस ये L1 गिवन होगी, L2 गिवन होगी, ऐसी तो गिवन होगी कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम क्या चेक करेंगे, जो x1 x2 - x1 y2 - y1 z2 ये तो पहली रो में अरेंज हो जाएंगे, a1 b1 c1 दूसरी रो में अरेंज हो जाएगा, और a2 b2 c2 तीसरी रो में अरेंज हो जाएगा। उस डिटरमिनेंट को 0 ले आओ तो फिर लाइंस कोप्लेनर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ द टू लाइंस L1 एंड L2 आर कोप्लेनर इफ व्हाट, इफ दिस। ये कार्टेशियन फॉर्म का फाइनल फॉर्मूला बन गया, और इससे पहले जो किया वो वेक्टर फॉर्म का फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म का फाइनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो कोप्लैनरिटी दो लाइंस और दो वेक्टर, तीन वेक्टर्स और दो लाइंस की क्लियर हो गई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब एक्चुअली वो टॉपिक चालू हो रहा है, तीसरी फॉर्म की इक्वेशन अब बनाएंगे हम, और अब बड़ी आसानी से बन जाएगी। अब तो बिल्कुल यूं ही बन जाएगी। ठीक है, बनाए फाइनली। अब तीसरी फॉर्म की इक्वेशन बन रही है कि एक लाइन एक प्लेन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं जो कि तीन नॉन कॉलोनियल पॉइंट से पास थ्रू हो रहा हो। ओके, आ जाइए। टॉपिक नेम इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल आते हैं, एक एक दो दो नंबर के, उनको डिस्कस करते हैं फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे लंबा टॉपिक यही है ना। दिस इज द टॉपिक। ठीक है, और क्वेश्चन है एक मेरे सामने। क्या क्वेश्चन है,
वाई कांट वी ड्रॉ अ यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। आपको 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ही क्यों चाहिए? वैसे ये कल हमने डिस्कस कर लिया था कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ही क्यों चाहिए, कॉलिनियर पॉइंट्स में क्या बिगड़ जाएगा, है ना? तो इसका जवाब देते हैं पहले। देखो, द 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, अरे ग्रुप में मैसेज नहीं पढ़ते? द 3 कॉलिनियर पॉइंट्स विल मेक ए स्ट्रेट लाइन। 3 कॉलिनियर पॉइंट्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 3 कॉलिनियर पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और स्ट्रेट लाइन से यूनिक प्लेन पास नहीं हो सकता, नंबर ऑफ प्लेन्स पास होंगे। स्ट्रेट लाइन से ये बहुत सारे प्लेन्स पास हो जाएंगे, इसलिए 3 कॉलिनियर पॉइंट सफिशिएंट नहीं है उसको डिफाइन। ये बात हमने कल भी डिस्कस कर ली थी, है ना? नाउ इफ द प्लेन पासेस थ्रू दीज 3 collinear points, if the plane passes through these 3 collinear points, it means that the plane passes through that straight line containing those three collinear points। और एक straight line से now there can be infinite number of planes passing through a straight line, so there will be infinite number of planes passing through 3 collinear points। ये इसका कई बार एक नंबर का सवाल आता है कि 3 collinear पॉइंट से यूनिक प्लेन क्यों नहीं डिफाइन होगा, तो ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं कि यानी कि 3 कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं चाहिए, फाइनली मेरे को 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ही चाहिए। अब ये टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कैजुअली, है ना? याद है कि 3 कॉलिनियर पॉइंट्स अगर दे दें तो उससे क्यों नहीं हम इक्वेशन बना सकते हैं, यूनिक प्लेन क्यों नहीं बन सकता। इसको लिखवा भी दिया है, आप वीडियो पॉज कर करके ये आंसर लिख देना, है ना? सरल सी बात है, 3 कॉलिनियर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन से इनफाइनाइट प्लेन्स बनेंगे, तो यानी कि 3 कॉलिनियर पॉइंट से भी इनफाइनाइट प्लेन्स बनेंगे। तो आपको अगर यूनिक प्लेन चाहिए तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स चाहिए। ओके, आ जाइए। ये एक प्लेन है, इस पर लाए होने वाले 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बताता हूं मैं आपको, ए बी सी। तीनों नॉन कॉलिनियर है, एक लाइन पे नहीं आ रहे। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने वेक्टर ए बना दिया ओ ए, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ओ बी बना दिया, और ओरिजिन से मैंने ओ सी बना दिया। यानी कि ये एक प्लेन है, लेट्स से जैसे ये बुक ले लो, ये एक प्लेन है, इस पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसकी इक्वेशन बनानी है इस प्लेन की। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ट्राइंगल फॉर्म में बनाने वाले। मैंने ओरिजिन से ओ ए वैक्टर बना दिया, ओ बी वैक्टर बना दिया, ओ सी वैक्टर बनाने के नाम रख दिया मैंने, स्मॉल लेटर वैक्टर है, स्मॉल लेटर वैक्टर भी स्मॉल लेटर। कैसे बनाएंगे? कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे ना, 3 पॉइंट्स गिवन होंगे ना। तो जैसे मान लो कोऑर्डिनेट्स इसके गिवन है 1,2,3, तो वेक्टर ओ ए हो जाएगा आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। ऐसे करके मैं 3 वेक्टर्स बना सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर्स 3 पॉइंट्स के इस प्लेन पे लाए होने वाले। अब इस डेटा से आपको इस प्लेन की इक्वेशन बनानी है। अब प्लेन की इक्वेशन बनाने, हाँ क्वेश्चन क्या है? प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन होगा जब भी तो उसकी इक्वेशन बना रहे हैं। केस ही यही है ना, केस क्या है कि एक प्लेन जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास करे उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो वो 3 पॉइंट्स इसी प्लेन पर है। ठीक है, मैंने 3 वेक्टर्स बना दी। ये वेक्टर्स इस प्लेन पे नहीं है, वेक्टर्स तो ओरिजिन से इस पे कनेक्ट हो रहा है ना? ये वेक्टर्स इस प्लेन पे नहीं है, वो ए बी सी वो पॉइंट्स इस पे। ठीक है, डन। अब 3 पॉइंट्स तो उसने दिए थे, चौथा मैं रखता हूं ना आर्बिट्रेरी एक्स कोमा वाई कोमा जेड पी, रख दिया। अब 4 पॉइंट्स हो गए इस प्लेन पे, और मैंने ओपी भी बना दिया जो कि वेक्टर आर बनता है हमेशा। समझ गए? इस प्लेन पे इस समय 4 वेक्टर्स आ रहे हैं ओरिजिन से, ओ ए जिसका नाम वेक्टर है, ओ बी जिसका नाम वेक्टर बी, ओ सी जिसका नाम वेक्टर सी, ओपी जिसका नाम वेक्टर आर। ओके, डन। अब इस पे 4 पॉइंट्स हैं, अगर इन 4 पॉइंट्स की मदद से मैं 3 वेक्टर्स बना दूं, 4 पॉइंट्स की मदद से 3 वेक्टर्स बना दूं, जैसे ए को बी से जोड़ दिया एक वेक्टर, ए बी इस पे, ए बी, ए सी, ए पी, मतलब बहुत सारे ज्यादा बना सकते हैं हम देखा जाए तो, लेकिन मैं कोई भी 4 नहीं सॉरी कोई भी 3 बना दूं, कोई भी 3 वेक्टर्स बना दूं इन 4 पॉइंट्स की मदद से, तो वो तीनों वेक्टर्स इसी प्लेन पे हैं, क्योंकि चारों पॉइंट्स इसी प्लेन पे हैं। तो तीनों वेक्टर्स अगर इसी प्लेन पे, तो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो, वहां से इक्वेशन बन जाएगी। अब जब आप वो इक्वेशन बनाए, तो आप जो वो 3 वेक्टर्स ले रहे हैं 4 पॉइंट्स की मदद से, उसमें से मिनिमम एक वेक्टर ऐसा लेना जो पी से कनेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि सर पी को तो लिया ही नहीं, एक वेक्टर ले लिया ए बी, एक वेक्टर ले लिया बी सी, एक वेक्टर ले लिया ए सी, तो फिर इक्वेशन में एक्स वाई जेड कहां से लाओगे? एलएचएस आरएचएस में एक्स वाई जेड का इन्वॉल्वमेंट तो होना चाहिए ना। तो हमने इस पर्पज से क्या किया, 3 वेक्टर्स कौन से बनाए? हमने क्या किया, ए बी सी में से एक पॉइंट फिक्स कर दिया, वहीं से बाकी 3 को कनेक्ट करके वेक्टर्स बनाऊंगा। और अमूमन वो पॉइंट पहला फिक्स किया जाता है ए, क्वेश्चन में जिसका जिक्र पहले हो उसी को ए ले लो। अब ए से बी एक वेक्टर, ए से सी दूसरा वेक्टर, और ए से पी तीसरा वेक्टर। ये 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दो, जो अभी अभी हमने सीखा, इक्वेशन बन जाएगी।
समझ गए? ठीक है, पढ़ो यहाँ पे, इसी में समझ लेते हैं बाकी चीजें। वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी और वेक्टर सी, है ना। मैंने क्या किया, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए पी, ये तीन वेक्टर्स देख पा रहे हो, वेक्टर ए बी, ए सी, ए पी। इनके नाम क्या है, ए का तो था ए, इसका था बी, इसका थे, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए सी क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, और ए पी क्या हो जाएगा, आर माइनस ए। तो ये तीन वेक्टर्स इसी प्लेन पे लाया कर रहे हैं, आर माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर दो, क्योंकि तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन पे लाया करते हैं, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। किनका, इन तीन वेक्टर्स का। तो अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, सोच के देखो, आर माइनस ए डॉट, स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, पहले का डॉट बाकी दोनों का क्रॉस, बी माइनस ए, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ब्रैकेट इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है इस वाले केस में। इसमें आप ध्यान से देखो, बी माइनस ए न्यूमेरिक आएगा, सी माइनस ए न्यूमेरिक आएगा, लेकिन आर माइनस ए में एक्स वाई जेड इन्वॉल्व हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड की एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ नीचे। लेट द पॉइंट्स ए बी सी बी द थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्लेन, एंड द पॉइंट्स पी एक्स वाई जेड वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो प्लेन पे हमने ली, चार हो गए। अब इनके पोजीशन वेक्टर्स मार्क कर देते हैं। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए या स्मॉल लेटर है, बी का ओ बी या स्मॉल लेटर बी, सी का ओ सी या स्मॉल लेटर सी, और पी का तो पता है ओ पी और स्मॉल लेटर में आर मिलता है। ट्राइंगल लो लगा दूं मैं, तो ट्राइंगल लो से मैंने वेक्टर ए बी निकाल लिया, बी माइनस ए सी निकाल लिया, सी माइनस ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल ऐसे निकालते हैं, एपी निकालिए आर माइनस है। कुल मिला के जो आपने एक पॉइंट फिक्स हुआ ना, किया ना, वो सब में से ही माइनस होगा। बचे हुए चार चार पॉइंट्स है ना, तो चार में से एक पॉइंट फिक्स कर लो, वो बचे हुए तीन में से माइनस होगा। जैसे ए फिक्स किया तो बी में से भी ए, सी में से भी, और जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसमें से भी ए। अब उस समय कौन सा फिक्स करूं, जिसका जिक्र क्वेश्चन में सबसे पहले है उसी को फिक्स करो, उसी को माइनस करना है बाकियों में से। ठीक है, समझ गए, उसका नाम भी ए ही रख देना। चलें आगे। ओके, अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, now the three vectors AP AB AC lie on the same plane, that is they are coplanar, so the scalar product of scalar triple product of these three vectors will be zero। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो रख दो, जैसे भी मैंने करके बताया, वेक्टर AP डॉट ए बी क्रॉस ए सी, और AP का फॉर्म लिख दो जो अभी हमने लिखी, आर माइनस है, AB की लिख दो बी माइनस है, AC की लिख दो सी माइनस है। तो ये चीज अगर जीरो हो जाए तो यहाँ से जो चीज हमको बन के आई, ये फाइनल फॉर्म है, दिस इज द फाइनल फॉर्म। ये इक्वेशन है एक तरीके से, देख हमको लग नहीं रहा कि इक्वेशन है, बट दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ये क्या हुआ, वन सेकेंड, कहाँ गायब हो गई, सॉरी, कलर चेंज करना था, मैंने कुछ और कर दिया। हाँ ठीक है, डन। ये इक्वेशन है, समझ आ रहा है ना, इक्वेशन कैसे, वो चीज भी समझ में आ रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करें तो वो डिटरमिनेंट फॉर्म में बनेगी। तो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर आर ये है, एक्स वाई जेड, वेक्टर ए ये है, एक्स वन वाई वन जेड वन, भाई तीन पॉइंट्स हैं तो एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री होंगे, बी ये है और सी ये है। अब आप सोचो उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में जब आप अरेंज करोगे तो आर माइनस ए करोगे तो एक्स माइनस ए वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन। जब बी माइन तीनों को, तीनों में से ए को घटाना है ना, बी माइनस ए करोगे तो, बी माइनस ए करोगे तो बोलो क्या आएगा, बी क्या था, बी था एक्स टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस, और सी माइनस एक्स करोगे तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन। तो ये जो नो कंपोनेंट्स आए इसको अरेंज कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ये वाली पार्ट अगर आप चाहे इससे ना भी लिखो तो चलेगा, कौन सा, देखो एक्चुअली इन्होंने क्या किया, ये तो यहाँ पे तो लिखा आर माइनस है, ये तो है आर माइनस, और ये बी माइनस है और सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट नीचे लिख दिया। बट हम ये स्टेप स्किप करके सीधे ही लिख दें, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है कि जब डॉट और क्रॉस दोनों ही करना है तो आई जे के ना लिख के इन्हीं को लिख देते हैं, ये सीखा है हमने डायरेक्ट। तो आप चाहो तो इतना लिख के और फिर डायरेक्ट यहाँ से ये बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो दो स्टेप में बना सकते हो। ये पूरा एक स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, जिसमें ये तो क्या है, आर माइनस है और ये बी माइनस ए और सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई जे के लिखते हैं ना एक बार, फिर जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो आई जे के की जगह इनको रिप्लेस कर दिया। तो फाइनल डिटर्मिनेंट हमारा ये बन गया, दिस इज द फाइनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसमें ऊपर तो रखोगे एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, फिर नीचे
बी माइनस ए तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वन जेड, और नीचे सी माइनस एन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस। आप एक चीज चेक करोगे कि ये सेम रहेगा हर कॉलम में, एक्स वन एक्स वन एक्स वन, वाई वन वाई वन वाई वन जेड। यानी वेक्टर ए को ही माइनस करोगे हर बार। इधर भी वेक्टर ए को माइनस किया पहली रो में भी, दूसरी रो में भी वेक्टर ए को माइनस किया, तीसरी रो में भी। ये भी एक इक्वेशन है, हमको लग नहीं रहा कि ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है। चेक करो इसका एलएचएस पार्ट एक्स वाई जेड में आएगा, बाकी सब तो इस एक्स वाई जेड की जगह बाकी सब तो न्यूमेरिक है। जब उसको सॉल्व करेंगे 3/3 के डिटरमिनेंट को, तो एक एक्स वाई जेड की फॉर्म की इक्वेशन बन के आएगी। इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, ये जो एक्सप्रेशन बनेगा एक इक्वेशन बनेगी, बनेगी ना। तो ये भी एक इक्वेशन है, ध्यान से देखें तो, है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारी तीसरी फॉर्म की इक्वेशन खत्म होती है, कार्टेशियन और वेक्टर दोनों फॉर्म में। ठीक है, अब एक चौथी फॉर्म की मैंने आपको बताई थी, इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको भी देखना थोड़ा जरूरी है, उसको देख लें फटाफट से। चलो छोड़ो ऐसे रहने दो, आ जाओ। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कहाँ पे कट लगाया, वो इंटरसेप्ट होता है। तो लाइन के केस में अपन 2D प्लेन में, लाइन के केस में अपन एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कहते थे ना। जैसे एक लाइन है तो एक्स इंटरसेप्ट पे आपने 3 पे कट लगाया, वाई इंटरसेप्ट आपने 2 पे कट लगाया, तो इक्वेशन बनती थी x/3 प्लस y/2 इक्वल टू RHS में 1 रखते थे, है ना, ये फॉर्म होती थी। तो उसी तरीके से प्लेन की भी इंटरसेप्ट फॉर्म बन सकती है। अगर एक प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस को एक के 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा हो, एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा हो, वाई एक्सिस को कहीं कट कर रहा हो, और जेड एक्सिस को कहीं कट कर रहा हो, तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी, क्या होगा, एक जेड बाई समथिंग का टर्म और जुड़ जाएगा, दैट्स इट। पर ये, हाँ, वो भी इक्वल्स टू वन, सेम, वो भी इक्वल्स टू वन, है ना। तो इजी है याद करने के लिए, तो बस उसमें एक टर्म और जोड़ दो आप, है ना। लेकिन ये डिराइव कैसे हुआ, ये तो आपने रटवा दिया है, ऐसे ही कर लो, एक जोड़ दो, लेकिन ये डिराइव कैसे हुआ, है ना। तो देखो, द पॉइंट्स, पहले इंटरसेप्ट्स के बारे में बताया गया है, द पॉइंट्स एट विच द प्लेन इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड आर कॉल्ड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन। वो पॉइंट्स जहां पे एक प्लेन एक्स वाई जेड को काटे, उन पॉइंट्स को इंटरसेप्ट्स बोला जाता है, मेड बाय द प्लेन। ठीक है, इंटरसेप्ट्स के बारे में बता दिए क्या होता है इंटरसेप्ट्स। प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस को कहाँ काट रहा है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, अब ये फिगर देखो, ये एक ट्रायंगुलर प्लेन लिया है मैंने जानबूझ के, ताकि 3 कट साफ साफ दिखाई दे। तो ये जो प्लेन है, ये ऐसे बाहर निकलता हुआ प्लेन है ना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को पी पे काट रहा है, वाई एक्सिस को ये क्यू पे काट रहा है, और जेड एक्सिस को ये आर पे काट रहा है। तो बेटा एक्स एक्सिस को अगर ये वाई पे काट रहा है, तो इसका ये डिस्टेंस अगर ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स a,0,0 होंगे, क्योंकि वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही रहेंगे। इधर अगर ये इसको बी डिस्टेंस पे काट रहा है, तो इस जहाँ पे वो काट रहा है इसके कोऑर्डिनेट 0,b,0 हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर उसको सी डिस्टेंस पे काट रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट 0,0,c हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आया। अब सुनिए आगे की बात। हाँ, ये डिस्टेंस ए है, बी है, सी है। अब आपने क्या सीखा है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कैसे की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बताओ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें आप एक एक करके पुटअप करो। पी पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है, देखो, ये प्लेन इस एक्स एक्सिस को पी पे काट रहा है, तो वो पॉइंट पी भी तो प्लेन पे लाई कर रहा होगा। तो एक बार पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें डालो, क्योंकि पी पॉइंट अगर इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर क्यू के डालो, फिर आर के डालो, ऐसे करके 3 इक्वेशन बनेगी। 3 इक्वेशन बनेगी तो वहां से ए बी सी की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, चलो निकाल, अब हैंड टू हैंड इसी में देख लो कैसे निकल रहा है सब कुछ, है ना। एक एक करके तीनों पॉइंट्स में इसमें पुट अप कर रहा हूँ। Let the given plane pi makes intercepts A, B and C with the coordinate axis x, y and z axis at the points P, Q, R। मान लेते हैं ये प्लेन जो पाई है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ ए बी और सी इंटरसेप्ट काट रहा है, यानी एक्स एक्सिस को ए दूरी पे काट रहा है, वाई एक्सिस को बी दूरी पे काट रहा है, और जेड एक्सिस को, और पॉइंट्स जो हैं पी क्यू आर हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी के, क्यू के, आर के, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएंगे, A00, 0B0 एंड 0 0 C रिस्पेक्टिवली। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये पी क्यू आर जो है, जो वो भी इक्वेशन पे उस पे प्लेन पे ला कर रहे हैं, तो उसकी जनरल कार्टेशियन इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे। हम जानते हैं कि जनरल कार्टेशियन इक्वेशन एक प्लेन की ये होती है। तो फिर क्या करें, इसमें एक एक करके तीनों पॉइंट्स को पुट अप करो। सिंस द 3 पॉइंट्स पी क्यू आर लाई ऑन द प्लेन पाई, क्योंकि उस पाई नाम के प्लेन पे वो लाई कर रहे हैं, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए ही चाहिए। तो हमने क्या करा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स उस प्लेन की इक्वेशन में रखना शुरू किया एक एक को। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने पी के कोऑर्डिनेट्स रखे हैं। देखो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, a,0,0। तो देखो इक्वेशन क्या थी, चेक करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो मैंने क्या करा, कौन से कोऑर्डिनेट्स रखे हैं, पी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, a,0,0। तो रखेंगे कैसे, x की जगह a, y की जगह 0,
जेड की जगह, ऐसे ही तो रखोगे। तो ए बी इंटू जीरो सी इंटू जीरो ऐसे हो गया, तो ये तो कट गया, ये दोनों टर्म्स तो कट गई, बचे क्या, ए प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो यहां से कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई, डी उधर जाएगा तो माइनस डी बाई ए। अब जब आप क्यू के रखोगे तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी बाई बी। एक का तो रख के दिखा दिया, बाकियों को सिमिलरली करके कर दिया, है ना। जब क्यू के कोऑर्डिनेट्स रखोगे तो जब पी के कोऑर्डिनेट्स रखोगे जहां पे एक्स इंटरसेप्ट लग रहा है तो कैपिटल ए की वैल्यू आएगी, जब क्यू के रखोगे तो कैपिटल बी की आएगी, जब आर के रखोगे तो कैपिटल सी की आएगी। फाइनली तीनों की आ गई। इन तीनों को वापस इस इक्वेशन में डाल दो उसी कार्टेशियन फॉर्म में, तो देखो कौन सी फॉर्म बनती है, उसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगेन। तो जनरल इक्वेशन क्या थी बताओ, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान से, माइनस डी कॉमन आ गया, तीन टर्म्स में से, इन तीन टर्म्स में से माइनस डी कॉमन आ गया, और उसको उधर ले जाए तो वो भी उधर माइनस डी है, तो चारों मतलब इधर माइनस डी कॉमन आ गया और आरएचएस में भी माइनस डी है, तो माइनस डी से माइनस डी कट के यहाँ पे वन वन आ गया, है ना। ठीक है, या फिर यूं कहूँ माइनस डी उधर जाके माइनस डी से डिवाइड होके वन बन गया, ठीक है। ये माइनस डी इधर जाके माइनस डी से डिवाइड होके वन बन गया। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन, जहां पे ए बी और सी क्या होंगे, उस प्लेन के द्वारा एक्स वाई जेड एक्सिस पे काटे हुए इंटरसेप्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी का मीनिंग क्या है, एक्स एक्सिस पे किस दूरी पे काटा है, बी एक्सिस वाई एक्सिस पे किस दूरी पे काटा है, जेड एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइनली खत्म होती है। अब इर्द गिर्द की बातें, जिसमें क्या आएगा, सबसे पहले सरल सा टॉपिक है कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन गुजर रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सरल सा है ये और थोड़ा फर्जी सा लगेगा आपको, है ना, बट इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, है ना। ठीक है, देखें बराबर। टॉपिक नेम इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the intersection of two given planes, equation of a plane passing through the intersection of two। अच्छा, इन क्विकली एक बार चार फॉर्म्स की इक्वेशन बता दो, चार एक इंटरसेप्ट फॉर्म को मिलाते हैं चार फॉर्म हो गई। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्या क्या केस है, बस वन टू थ्री डालता हूँ। पहले केस में क्या थी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, या फिर इसकी दूसरी फॉर्म थी आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू कैपिटल डी, जिसमें से ये वाली मेरी नॉर्मल फॉर्म है वो नहीं है ना, वो मिल जाती है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड बताओ, जो कल ही सीख ली थी हमने, आर माइनस ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू, इसमें जीरो लगता है। तीसरी अभी आज बनाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, क्या बनी, आर माइनस ए डॉट, बोलो, बी माइनस ए, सबको सब में से ए घटाओ, और क्रॉस क्रॉस, इधर क्रॉस है, डॉट क्रॉस क्रॉस, तभी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो, और इसमें भी इक्वल टू जीरो। ये तीन फॉर्म्स, और चौथी फॉर्म्स अभी हमने बनाई। चौथी फॉर्म्स डायरेक्ट हमने कार्टेशियन में ही बनाई है, एक्स बाई ए वाई बाई बी और जेड बाय सी, इसमें वन लगेगा, इसमें वन लगेगा, ठीक है। हालांकि इन तीनों के भी कार्टेशियन बन सकती है अभी, इवन वेक्टर बने। ये चार फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन होती हैं। ये डेटा गिवन हो तो ऐसे बनाओ, ये डेटा गिवन हो तो ऐसे बनाओ, तीन पॉइंट्स गिवन हो तो ऐसे बनाओ, और चार तीन इंटरसेप्ट गिवन हो। तीन पॉइंट्स और तीन इंटरसेप्ट अलग अलग चीजें। पॉइंट्स मतलब प्लेन पे लाए होने वाले पॉइंट्स, इंटरसेप्ट मतलब उस प्लेन ने एक्स वाई जेड को कहाँ काटा है वो होता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट गिवन हो तो ये बनाओ, पॉइंट्स गिवन हो तो ये बनाओ, डन। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, खत्म करते हैं और आगे के टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। अब दो प्लेन्स ऑलरेडी गिवन है, उसके इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन जा रहा है, तो ये किताब की तरह होता है। देखो, ये पाई वन प्लेन गिवन है, ये पाई टू प्लेन गिवन है, तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो एक लाइन पे ही हो रहे होंगे। दो प्लेन्स हमेशा लाइन पे इंटरसेक्ट होंगे, कुछ भी कर लो, पॉइंट पे नहीं हो सकते, कहीं से भी दो प्लेन जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो दो प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस लाइन से पास थ्रू होने वाला एक प्लेन और बना दो, बन गया इनके इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। गिवन प्लेन तो है, ये है पाई वन, दूसरा पाई टू, और जो आपको चाहिए वो मैंने एक और पेज बना दिया, इस किताब का एक पेज और सोच लिया, पाई थ्री। तो सवाल यह है कि पाई वन की इक्वेशन गिवन हो, पाई टू की इक्वेशन गिवन हो, तो पाई थ्री की क्वेश्चन मार्क कैसे निकालें, कैसे निकालें, ये सवाल है मेरा। अब आप खुद सोचो, अगर ये किताब है, मान लो पाई वन तो पहला पन्ना है और पाई टू आखिरी पन्ना है, तो इसकी जो लाइन ये हो गई, बाइंडिंग जो इसकी लाइन हो गई, तो इस बाइंडिंग से क्या एक ही प्लेन निकल रहा है क्या, देखो कितने सारे निकल रहे हैं, एक दो तीन, इतने सारे निकल रहे हैं। और ये तो चलो आप घर पे बैठ के एक बार गिन लोगे, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट है। कुछ तो ऐसे भी है ना जो इनके बीच में भी है, दिख नहीं रहे। तो सर आप क्या बात कर रहे हो, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन थोड़ा ना गुजरता है जिसकी इक्वेशन निकाल लूं मैं, बहुत सारे निकलते हैं। बट आप एक मानोगे, इन सारे प्लेन्स में कनेक्शन होगा, इन सारे प्लेन्स में कनेक्शन होगा कि इनकी बाइंडिंग सेम है, ठीक है ना।
तो सबसे पहला सवाल, क्या दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन निकल सकता है? क्या आपका जवाब होगा नो। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक फैमिली ऑफ प्लेन्स निकलता है, एक प्लेन नहीं निकलता यूनिक, एक फैमिली ऑफ प्लेन। ये सारे एक ही फैमिली के होंगे, इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, एक तो नहीं निकल सकता है ना। तो जब भी आपसे कोई पूछे तो आप प्लेन नहीं बनाओगे, आप फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन बनाओगे। और फैमिली ऑफ प्लेन की जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो लैम्डा वैम्डा इस तरीके से कनेक्टेड होगा। फिर लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओ, अलग अलग प्लेन मिलता जाएगा, लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओ, अलग अलग प्लेन मिलता जाएगा। अब इक्वेशन बनाना शुरू करें। तो देखो, आपको पाई थ्री प्लेन की एक ऐसी इक्वेशन बनानी है बेटा जिसमें इसके कंपोनेंट्स हो और इसके कंपोनेंट्स हो। ऐसा करने के लिए आप इन दोनों को जोड़ दो। जो तीसरा प्लेन बनेगा उसमें तीन दोनों के कंपोनेंट्स हो जाएंगे। लेकिन आप जब जोड़ोगे तो वो एक यूनिक प्लेन जाएगा, वो तो एक पर्टिकुलर पेज की बात होगी। हमको तो सारे पेज की फैमिली ऑफ इक्वेशन बनानी है। तो आप क्या करो, पहले वाले को तो एज इट इज कर दो, लेकिन दूसरे वाले को जोड़ने से पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेमडा मतलब फैमिली बन गई। अब लेमडा की वैल्यू वन रखो तो एक पेज, लेमडा की वैल्यू टू रखो तो दूसरा पेज है, लेमडा की वैल्यू थ्री रखो तो तीसरा पेज है। तो ये एक प्लेन की इक्वेशन नहीं बनी है, ये फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बनी है। हाँ, वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेजेस की इक्वेशन बन गई। लेमडा की वैल्यू बदलते जाओ बदलते जाओ बदलते जाओ, अलग अलग पेज की इक्वेशन मिलती जा रही है मिलती जा रही है मिलती जा रही है। तो हमने क्या कहा, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन तो बनेगा ही नहीं ना, फैमिली ऑफ प्लेन्स बनेंगे। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन में लेमडा वर्ड तो लेमडा लेटर तो आएगा कंपोनेंट के फॉर्म में, ताकि वो फैमिली को रिप्रेजेंट करे। जैसे अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में करते थे तो C1 लिखते थे आखिर में इंटीग्रेट करके, क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता था। लेकिन अगर मैं लेमडा की वैल्यू लिख दूं तो वो पर्टिकुलर एक कर्व है। अब इसमें भी कई बार सवाल आता है, लेमडा की वैल्यू निकालने के कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है कि लेमडा रहित को आप लेमडा सहित को आप लेमडा रहित बना दो। तो अगर आपने लेमडा की वैल्यू निकाल के एक्जैक्टली पुटअप कर दी कि लेमडा की वैल्यू थ्री है फाइव है क्या है, तो वो एक्जैक्टली एक प्लेन की इक्वेशन है। जो कि अमूमन नहीं पूछता, वो फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन ही पूछता है। या वो ना भी कहे तो आप मान लेना कि हम तो फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन को तो एज इट इज छोड़ दो और दूसरी को लेमडा से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, वो इस पाई थ्री की इक्वेशन मानी जाएगी। और पाई थ्री एक प्लेन नहीं है, फैमिली ऑफ प्लेन है। ठीक है। ठीक है, अब सर किसको रखूं और किसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं? तो जनरल अजम्पशन है पहले वाले को एज इट इज छोड़ दो, दूसरे वाले को लैम्डा से मल्टीप्लाई। जो भी बुक के अंदर पहले गिवन है उसको तो एज इट इज छोड़ दो, मतलब क्वेश्चन के अंदर, और जिसका जिक्र बाद में हो रहा है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। तो अब आप खुद सोचो, जब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आर तो एज इट इज रहेगा। कौन कौन लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा? N2 और D2, क्योंकि कंपोनेंट्स तो यही होते हैं ना प्लेन में। तो आर वेक्टर ऐसे इस रहेगा, ब्रैकेट लगाओ, N1 प्लस लेमडा टाइम्स N2। RHS क्या बनेगा? D1 प्लस लेमडा टाइम्स, वो भी तो होगा लेमडा से, D2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन। हो गया? ठीक है, पढ़ो इसको। लेट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू बी दिस। हमने इन्हें इक्वेशन टू को लेमडा से स्केलर से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया तो कुछ इक्वेशन टू मल्टीप्लाइड बाय लेमडा कुछ ऐसा बन के आया, आर डॉट लेमडा इन टू इक्वल टू लेमडा D2। ये इक्वेशन थ्री हो गया। अब वन और थ्री को ऐड कर दिया, क्योंकि हमको ऐसा इक्वेशन बनानी है जिसमें इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स हो। तो इक्वेशन ऐड करके दोनों के कंपोनेंट्स आ जाएंगे ना। ठीक है, चलो जी। तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने। तो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन थ्री क्या बन गई? आर डॉट N1 प्लस लेमडा टाइम्स N2 इक्वल टू RHS क्या बनेगा? D1 प्लस लेमडा टाइम्स D2। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड, ये तो वेक्टर इक्वेशन है। अब कार्टेशियन फॉर्म में तो एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दो फटाफट से। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई थ्री पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म पे आओ। तो कार्टेशियन फॉर्म में पहली इक्वेशन AX BY CZ+D ऐसे गिवन होगी, दूसरी ऐसे गिवन होगी A2 B2 C2। क्या करूंगा? पहली वाली को एज इट इज छोड़ दूंगा, दूसरी वाले को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सोचो जरा क्या बनेगा, A1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2X इतना टाइम्स X, B1 प्लस लैम्डा टाइम्स B2 इतना टाइम्स Y, C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2 इतना टाइम्स Z, और कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी? D1 प्लस लैम्डा टाइम्स D2 और RHS जीरो। इजी सी बात है, एक को एज इट इज छोड़ना है, दूसरे को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर में गिवन हो तो वेक्टर में कर देना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द थर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, A1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2X, B1 प्लस लैम्डा टाइम्स B2Y, C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2Z, D1 प्लस लैम्डा टाइम्स D2, ये कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो। ओके, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। समझ आया? डन। अब चलते हैं हम, अब हमारे दो टॉपिक्स बचते हैं, एक एंगल निकालना और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। फटाफट से कवर करते हैं। पहली बात, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। और ये टॉपिक, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जो इंटरसेक्शन वाला था ये फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था,
फिर भी एक आध क्वेश्चन है इसके, इसलिए हमने समझ, और सरल सा टॉपिक था, तो एक तरह से फर्जी था, जोड़ना है दोनों को, है ना। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। दो प्लेन्स के बीच में हम एंगल कैसे निकालें, सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने का मतलब क्या है, कौन सा एंगल है वो, कहां बन रहा है। तो दो प्लेन यानी कि दो पेज मान लो, ये एक पेज, ये दूसरा पेज। इस प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, दैट मीन्स यहां बन रहा होगा। तो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए इस प्लेन पर एक लाइन और इस प्लेन पर एक लाइन के बीच का एंगल निकाल लूं, तो वही तो प्लेन के बीच का एंगल है या नहीं है। वो लाइन जैसे यहां बना दो, वो पर इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए वो दो लाइंस, यहां बना दो, यहां बना दो, वही सेम है। तो देखो उधर स्क्रीन पे ये दो पेज की तरह दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने 3 पॉइंट्स मार्क करिए। एक पॉइंट तो मैंने इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन पे मार्क करा ओ, एक पॉइंट मैंने कहीं उस प्लेन के पहले वाले प्लेन पे मार्क करा पी, और एक पॉइंट मैंने दूसरे वाले पॉइंट प्लेन पे मार्क करा क्यू। तो अब मैं ओपी और ओक्यू के बीच का एंगल निकाल लूं, वही तो प्लेन के बीच का एंगल है, समझ गए। अब आप खुद सोचो, हमको प्लेन कैसे गिवन होता है, नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म में गिवन होता है, आर डॉट एन इक्वल टू डी, ऐसे तो गिवन होता है। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये परपेंडिकुलर, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये। तो इमेजिन करो, एक, दो, इसका नॉर्मल, इसका, ये चार लाइंस ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना रही होंगी, है ना। दो लाइंस तो ये हो गई, एक लाइन इसकी नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर, एक लाइन इसकी वेक्टर परपेंडिकुलर। अब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा 3D में। तो ये चार जो है, एक दो तीन चार, एक क्वाड्रिलेटरल बना रही होगी। इसमें ये दोनों तो 90-90 है, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल आएंगे। कहने का मतलब ये है कि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लो, दैट्स इट। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना कितनी बार कर लिया अपन ने, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, सरल सी बात हो गई नहीं तो। बस आपको दो प्लेन्स गिवन होंगे, पाई वन गिवन होगा, कैसे, आर डॉट, अब दो प्लेन है तो n1 लगा दो, इक्वल टू d1, ठीक है ना, d1, है ना। और ये पाई टू गिवन होगा, आर डॉट n2 इक्वल टू d2। आपको इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल चाहिए, भूल जाओ, भाड़ में गई सारी बातें। n1 वेक्टर और n2 वेक्टर नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लो, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, इसका बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल भी थीटा है। तो आप नॉर्मल के बीच का एंगल, अच्छा दो लाइंस के बीच का एंगल भी तो ऐसे निकालते थे, A1 A2 को छोड़ देते थे, B1 B2 पकड़ लेते थे, डायरेक्शन को मैंने उस टाइम भी कहा था एंगल का लेना देना डायरेक्शन से है। तो लाइंस के अंदर डायरेक्शन कौन बताता था, B1 B2। प्लेन के अंदर कौन बताता है, N1 N2। उसमें A1 A2 का कोई काम नहीं था एंगल्स में, इसमें D1 और D2 का कोई काम नहीं है एंगल्स में। हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इनका काम आएगा, उसमें भी काम आया था A1 A2 का शॉर्टेस्ट। तो करीब करीब सेम है, ठीक है। पढ़ते हैं। Let the two planes be pi 1 and pi 2 with the given vectors this. pi 1 की इक्वेशन लिख दी हमने, r1 डॉट n1 इक्वल टू d1, r डॉट n2 इक्वल टू d2 pi 2 की। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स pi 1 एंड pi 2, जो फिगर के अंदर एंगल POQ दिख रहा है आपको, वो डिफाइंड है इनके नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर, दैट्स इट। is defined as the angle between the normals n1 and n2 to the planes pi 1 and pi 2। n1 जो pi 1 पे नॉर्मल है, n2 जो pi 2 पे नॉर्मल है, इस नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लो, वो दोनों तो लाइंस है ना, लाइंस के बीच का एंगल निकालना हम जानते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स एंगल POQ तो प्लेन के बीच का एंगल था, और एंगल PRQ फिगर में देख लेना नॉर्मल के बीच का एंगल था, दोनों थीटा होंगे। और वो गिवन कैसे होंगे, cos थीटा इक्वल टू दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट, है ना, और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, और ये मॉडुलस साइन है, ताकि ये जो है एक्यूट एंगल निकले, है ना। ये मॉडुलस साइन है, अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव कर देना, और थीटा की वैल्यू निकालो तो कॉस इनवर्स उधर लगा लो, ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है, ठीक है। लाइंस के केस में यहाँ पे B1 B2 लिखते थे, B1 B2, प्लेन्स के केस में N1 N2। तो सरल सा ही तो फॉर्मूला बना, ठीक है, सरल से बात हो गई। अब एंगल एक लाइन और एक प्लेन के बीच में, अभी तक क्या किया, अच्छा कार्टेशियन फॉर्म देख लो जल्दी से। N1 के जो कंपोनेंट्स होंगे A1 B1 C1, N2 के A2 B2 C2, तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही करोगे, और फिर N1 का मैग्नीट्यूड अलग निकालोगे, N2 का, कार्टेशियन फॉर्म सरल से आ जाओ। अब एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, ये देखो ध्यान से। अब की बात प्लेन से प्लेन नहीं है, प्लेन से लाइन है। देखो लाइन से लाइन सीख गए, प्लेन से प्लेन सीख गए एंगल निकालना, अब लाइन से प्लेन, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना सीख गए ना पिछली एक्सरसाइज में, दो प्लेन्स के बीच में भी सिखा दिया।
अब लाइन से प्लेन का भी तो एंगल बनेगा। लेट्स से ये एक प्लेन है और ये पेन एक लाइन है, तो इसके बीच में एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। हाँ, ये लाइन प्लेन पे नहीं है, ऑब्वियसली बात है। लाइन ही प्ले पे आ गई तो 0 डिग्री का एंगल है फिर तो, है ना। ये लाइन इस प्लेन पे नहीं ला कर रही है, हाँ इसे इंटरसेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, चीर के नीचे से निकल रही है। तो ये एंगल जो है ये पता करना है, कैसे पता करें, सवाल ये। तो प्लेन हमेशा अपने नॉर्मल से डिफाइंड होता है, तो इस पे कहीं ना कहीं कोई नॉर्मल होगी, तो वो नॉर्मल इस पॉइंट से जहां से इंटरसेक्ट हो रही है वहां से भी होगी। तो इस नॉर्मल, एक पेन है आपके पास, ये तो है इसकी नॉर्मल, ये वो लाइन जिसका बीच का एंगल मुझे चाहिए। अच्छा, नॉर्मल से प्लेन का एंगल 90 डिग्री है मुझे ये एंगल चाहिए। तो ये वाला इस नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा होगा, मुझे ये थीटा चाहिए। तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो दो लाइंस के बीच का एंगल तो निकालना जानते हो ना। अगर आप ये एंगल निकाल लो तो 90 में से घटा के ये एंगल निकल जाएगा, और दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना तो आप जानते हो। यानी कि आप एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए उस लाइन और इस प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लो और 90 में से घटा दो। और जब 90 में से घटाते हैं तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। दैट मीन्स उसी फॉर्मूले में cos थीटा की जगह अब की बार साइन थीटा है। दैट्स इट, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। बस 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 cos की जगह साइन। ठीक है। तो इजी सा टॉपिक है, बस समझने की देरी है ना। तो देखो इधर, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। अब इसको, ये जो चीज मैंने आपको बताई, इधर देखो, ये तो है वो लाइन और ये प्लेन के बीच का एंगल थीटा पता करना है। तो इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल बना दो, क्योंकि प्लेन नॉर्मल से डिफाइंड होती है। तो नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो 90 से घटा के ये आ जाएगा, और ये निकाल लूं तो 90 से घटा के वो आ जाएगा। ठीक है। सो क्या कह रहा है? लेट द गिवन प्लेन पाए बी पाए विद द गिवन वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन, एक ही प्लेन है तो एक ही 1 और 2 लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो एक लाइन, और लाइन कैसे गिवन होती है? आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी। तो प्लेन का तो एन पकड़ना, लाइन का बी पकड़ना। लाइन का जो बी है वो इससे पैरेलल वेक्टर है, और प्लेन का जो एन है वो ये वाला वेक्टर है। तो इसके और इसके बीच का एंगल निकाल लो और 90 में से घटा दो। समझ गए? ठीक है ना, क्योंकि एंगल का मतलब डायरेक्शन से लेना देना है। तो प्लेन के केस में वो डायरेक्शन एन बताती है, और लाइन के केस में डायरेक्शन बी बताता है, पैरेलल वेक्टर बताता है। तो बी और एन का कॉम्बिनेशन ले लेना। N1 डॉट N2 कर रहे थे ना, बी डॉट एन कर देना, और डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड अलग, एन, लेकिन आपकी बार साइन लगाना, कॉस नहीं लगाना, साइन लगाना। याद हो गया? ठीक है। लेट द गिवन लाइन बी एल, जिसकी गिवन वेक्टर इक्वेशन है ये, इसकी प्लेन की इक्वेशन है ये, इसकी डायरेक्शन पकड़ो ये, इसकी डायरेक्शन पकड़ो ये, और वही अभी जो फॉर्मूला लग रहा था दो लाइंस के बीच का वो लगा दो। लेट द एंगल बिटवीन द लाइन एल एंड द प्लेन पाई बी थीटा। जो रिक्वायर्ड एंगल है थीटा हमने मान लिया लाइन एल और पाई, प्लेन पाई के बीच में। तो उसके जो नॉर्मल वेक्टर है और प्लेन, अच्छा प्लेन पाई के साथ नॉर्मल वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हम जानते हैं, वी नो दैट। तो उसकी नॉर्मल वेक्टर और लाइन के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। सो द एंगल बिटवीन द लाइन एल और उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है टू द प्लेन, इसका ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो चलो ये एंगल निकाल लेते हैं एक बार। तो ये एंगल निकालेंगे तो इधर कॉस लगाएंगे, इधर कॉस लगाएंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल जैसे मैं निकालने जाऊंगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एंगल बिटवीन द लाइन और उसके नॉर्मल वेक्टर जब मैं निकालने जाऊंगा तो इधर रखूंगा cos 90 माइनस थीटा, इधर क्या करूंगा, लाइन की डायरेक्शन, प्लेन की डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग, मॉडुलस लगा दिया ताकि वो एक्यूट एंगल मिले। और जैसे ही मैं cos 90 माइनस थीटा से इक्वेट करूंगा तो वो होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। साइन थीटा इक्वल टू दिस आ गया, यहाँ से थीटा निकल जाएगा, थीटा ही तो वो एंगल था। चाहो तो थीटा इधर रखो, साइन इनवर्स उधर लिखो, या तो इधर लिखो। डन। सो ये थीटा इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द गिवन लाइन एल एंड द गिवन लाइन प्लेन। कार्टेशियन फॉर्म बनाओ तो एन की तो बनती है, अभी बनाई थी हमने एबीसी, और बी की क्या बनती थी? A1 B1 C1 बनती थी, लाइन की इक्वेशन से बनती थी ना, उनका डॉट प्रोडक्ट कर। तो देखो यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म एक प्लेन की तो हमने ये बना दी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, और लाइन की हमने ऐसे बनाते ही थे। तो इसके तो पकड़ लो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसके पकड़ लो ये, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे लिखते थे अपन, इसका डायरेक्शन इधर साथ में लिखते हैं अपन। ठीक है। तो ए ए ऐसे हो जाएगा, ए डॉट प्रोडक्ट बी बी सी सी, और फिर नीचे पहले इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन थीटा लगाना जरूरी है ना। एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एल एंड द प्लेन पाई इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लगेगा, ए बी बी सी सी डॉट प्रोडक्ट ऊपर,
पहले नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और लाइन की डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग। ओके, यहाँ पे एंगल का काम खत्म होता है। तो इन शॉर्ट मुझे एक चीज बताओ, दो एंगल किस किस के बीच में पूछे जा सकते हैं? कितने सारी चीजें पढ़ ली, इसके बाद अब कोई चीज नहीं आएगी इस साल। तो अब आप बताओ, शुरू से लेकर वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर से लेकर हमने किस किस चीजों के बीच में दो एंगल निकालना सीखा? सबसे पहले तो हमने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना सीखा, फिर हमने दो लाइंस के बीच में सीखा, फिर हमने दो प्लेन्स के बीच में सीखा, और फिर हमने एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल निकालना सीखा। बोलो सीखा? तो चारों के फॉर्मूले याद है? लेट से दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो दो वेक्टर मान लेता हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना? टू वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए, तो वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ये मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। जब दो लाइंस की बात करेंगे, जब दो लाइंस की बात करेंगे तो लाइन के पैरेलल वेक्टर्स ले लूंगा मैं, और लाइन के पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? b1 b2। तो cos थीटा इक्वल टू जो a डॉट बी है वो क्या हो जाएगा? b1 डॉट b2, और फिर इधर वही b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। दो लाइंस के बाद फिर हमने दो प्लेन्स भी सीख लिया है सर, टू प्लेन्स। दो प्लेन्स में वही डायरेक्शन, जो लाइंस के केस में डायरेक्शन b1 b2 होती थी, तो प्लेन्स के केस में डायरेक्शन n1 n2 होती है, नॉर्मल वेक्टर होती है ना? तो क्या बनेगा? वही cos थीटा, अभी तक cos थीटा ही चल रहा है ना। बस b1 b2 को कौन रिप्लेस करेगा? n1 डॉट n2, वही मॉडुलस साइन और मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2। लेकिन फाइनली जो हमने सीखा वो था ए प्लेन एंड ए लाइन, अ प्लेन एंड ए लाइन। और इसके अलावा अब आप कुछ कुछ खुद सोच लो, कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा। भाई दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाला जा सकता है, दो लाइंस के बीच में, दो प्लेन्स के बीच में, या फिर एक प्लेन और एक लाइन के बीच में, और तो कुछ केस हो रहे हैं इस बार। अब तक दोनों सेम थे सेम थे सेम थे, ये अलग अलग चीजें हैं ना, तो याद रख लो अलग अलग है, तो इधर भी कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? कॉस की जगह साइन होगा, और साइन होगा, और प्लेन के लिए n1 ले लूंगा, लाइन के लिए n1 भी क्यों लो, एक ही तो प्लेन है, n ले लो सिंपल, और उधर b ले लो, n डॉट b, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n अलग, मैग्नीट्यूड ऑफ p अलग। इसके अलावा कभी भी किसी दो चीजों के बीच में एंगल नहीं निकाला जाता जिंदगी में, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये एंगल निकालेंगे, चार फॉर्मूले बड़े सरल से याद हो जाने चाहिए, ठीक है? कुछ भी पूछ ले, किसी भी से भी किसी का भी एंगल पूछ ले। फाइनल टॉपिक इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दो टॉपिक्स है मेरे पास, एक तो है पॉइंट से प्लेन, और एक है प्लेन से प्लेन। एक है पॉइंट से प्लेन, एक है दो प्लेन से, एक प्लेन से दूसरे प्लेन, है ना? तो पॉइंट से प्लेन सरल है। अच्छा, जब दो प्लेन लूंगा ना मैं, तो दो प्लेन पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख सकते हैं, अगर इंटरसेक्टिंग है तो डिस्टेंस जीरो है, ठीक है ना? तो प्लेन टू प्लेन तो पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल प्लेन्स, और पॉइंट टू प्लेन, पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, प्लेन कहीं भी हो सकता है, ठीक है? थोड़ा सा हल्का सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन 2-3 मिनट ध्यान से सुनो। देखो इधर स्क्रीन पे, इसी फिगर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, ये एक 3D स्पेस है, ये तो वो प्लेन है जो गिवन है, और ये वो पॉइंट है जो गिवन है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, कहने की जरूरत नहीं है, लिखा भी है परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट। दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और ये परपेंडिकुलर की लंबाई ही इस पॉइंट और इस प्लेन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कही जाएगी। कहने के लिए तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट तो परपेंडिकुलर ही होगी ना। तो शॉर्टेस्ट पूछ रहा है भैया, और ना पूछे तो भी शॉर्टेस्ट ही मानते हैं, तो मुझे डिस्टेंस ए भी निकालनी है, ये मेरा टास्क है। इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है, डिराइव करना है, कैसे निकाले जाए, है ना? ए तो वो पॉइंट है, बी क्या है? आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, ये जो ए पॉइंट है ना, इससे लाखों करोड़ों प्लेन्स पास हो रहे हैं। ये बी तो प्लेन गिवन ही है, बी तो गिवन ही है ना, लेकिन एक पॉइंट जो ए स्पेस में गिवन है, इससे लाखों करोड़ों प्लेन्स पास हो रहे हैं, इनफाइनाइट। मैंने इस ए पॉइंट से पास थ्रू होता हुआ एक और प्लेन बना दिया, पाई डैश, जो कि इस गिवन प्लेन से पैरेलल है। जैसे ये पॉइंट था, ये ये प्लेन था, ये पॉइंट था, इस पॉइंट से पास थ्रू होते वाला एक और प्लेन बना दिया जो इससे पैरेलल है। ये पाई था तो ये पाई डैश है, समझ गए? अच्छा, दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनका नॉर्मल वेक्टर सेम होगा, तो n1 n2 लेने की जरूरत नहीं है, n n ले सकते हैं। जैसे दो लाइंस पैरेलल हैं तो b1 b2 लेने की जरूरत नहीं होती ना, bb ले सकते थे ना अपन। सिमिलरली अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो d1 d2 में डिफरेंस आएगा, लेकिन n1 n2 करने की जरूरत नहीं है, सिंपली n ले लो, समझ गए? अब ये जो पाए वाला जो प्लेन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको,
और ये जो पाई डैश मैंने बनाया वो कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो प्लेन मुझे गिवन है उसकी सबसे पहली पहली फॉर्म बनाऊंगा, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी वाली। कैसे बनाएंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। मैंने आपको क्या कहा था, हर एक प्लेन आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, कुछ प्लेन्स आपको ऐसे भी दिखाई देंगे। तो हम तो ये माने ऐसे ही दिखाई देंगे, हम क्यों माने कि वैसे दिखाई देंगे, हमको इजी चीज क्यों देगा, तो हम क्या कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके वैसे बना देंगे ना। तो मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम बना देंगे, बना देंगे। इस प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, वहां से आप आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी बना देंगे, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी बना देंगे। डी क्या होगी, इससे ओरिजिन से इसकी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी डी। और एन कैप क्या होगा, ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर, ओरिजिन से जो नॉर्मल वेक्टर बने उसका यूनिट वेक्टर ही तो होता है एन कैप, और डी ये दूरी, यही तो होता है। ठीक है, अब जब ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो जो नॉर्मल वेक्टर इसको चीरती हुई जा रही है वही आगे उसको भी चीरेगी। वही क्या बोलते हैं उसको, पनीर टिक्का। वो जो नॉर्मल वेक्टर है, अगर ये दोनों पनीर टिक्का पैरेलल हैं तो जो इससे परपेंडिकुलर है तो उससे भी परपेंडिकुलर होगी। तो जो इसकी मैंने नॉर्मल वेक्टर बनाई, उसने इसको तो एन पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बनाया, चीरा, एक तरीके से इंटरसेक्ट किया, मतलब इस पेज से आर पार निकल गई। आगे चल के जो पैरेलल वेक्टर आपने पाई डैश अज्यूम किया है उसको भी यही नॉर्मल वेक्टर चीरेगी, कोई दूसरी नहीं आएगी। यानी कि ये नॉर्मल वेक्टर इसकी भी है, उसकी भी है। इसको एन पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको एन डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा जी, इसका नॉर्मल वेक्टर ओ एन है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ओ एन है, उसका नॉर्मल वेक्टर ओ एन डैश है, पर यूनिट वेक्टर तो सेम होगा ना। तो इसका भी यूनिट वेक्टर एन कैप और उसका भी एन कैप। भाई तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर अलग अलग हो सकता है, अलग लेंथ का हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वन का वेक्टर तो वही होगा ना, उस डायरेक्शन का है। तो तेरा भी एन कैप यही है, तेरा भी एन कैप यही है, मानते हो। अब आप इस प्लेन की इक्वेशन बनाओ, एक पॉइंट गिवन है और इसका एन कैप आपको गिवन है। कैसे बनाते थे अपन, आर माइनस ए, दूसरा वाला केस, डॉट एन इक्वल टू जीरो। ए तो ये पॉइंट रहा x1 y1 z1, और एन कैप इधर से लो, इसके वेक्टर से लो। समझ गए, बनाना शुरू करें। अब थोड़ा नीचे आ जाऊं मैं। अब सुनो एक और चीज, ये तो इसकी और इसकी बीच की दूरी है डी, जो हम इक्वेशन से पता कर लेंगे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। और इसके और इसकी बीच की दूरी जो ओ एन डैश है उसको डी डैश ले लिया मैंने। तो खुद सोचो जरा, डी डैश में से डी घटा दूं तो दोनों के बीच की दूरी नहीं पता चलेगी क्या। और ये जो दूरी है यही तो ए बी है, समझ गए। ठीक है भाई, एक पनीर टिक्का की स्टिक एक पनीर को इधर टच कर रही है और दूसरे को उधर टच कर रही है। इधर से इस पनीर टिक्का की डिफरेंस पता है, इधर से उस पनीर टिक्का की डिस्टेंस पता है, तो इस डिस्टेंस में से उस डिस्टेंस को बता दूं तो पनीर टिक्का टू पनीर टिक्का के बीच की दूरी पता चल जाएगी ना। और इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी ही पॉइंट और इसकी बीच की दूरी है। मतलब मैंने क्या करा, पॉइंट और प्लेन की बीच की दूरी को प्लेन टू प्लेन की बीच की दूरी वाले कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी दो पैरेलल प्लेन्स की बीच की जो दूरी होगी वही उस पर लाए होने वाले उस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की दूरी होगी। तो अब कैसे निकलेगी ये दूरी, डी डैश माइनस डी, यही मेरी ए बी है। दैट मीन्स अब मुझे कुछ भी करके डी डैश माइनस डी निकालना है, ये ए बी निकालना है। इसका मतलब इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की दूरी, इसका मतलब डी डैश में से डी कर, यानी कि ये दूरी। शुरू करें, अब ये दूरी कैसे निकालेंगे इसके बारे में बातचीत करना है, पता तो चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो अब रीड आउट करते हैं नीचे। Let pi be the given plane with the given vector equation r dot n cap equal to d। ठीक है, कोई कहेगा सर इधर ये जरूरी है कि जो आप प्लेन आपको गिवन है इसी फॉर्म में, नहीं कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि दूसरी फॉर्म में गिवन है तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। ओ एन वो परपेंडिकुलर है प्लेन से जो ओरिजिन से मैंने बनाया, एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो भी हमने वारदात कही ना उसी का डिस्क्रिप्शन है नीचे, पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी। एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन पाई। तो जो डी होगी वो ओ एन होगी, पहले प्लेन जो प्लेन गिवन है उसके बारे में बात हो रही है। एन कैप इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एन। अब जो पॉइंट गिवन है उसको x1 y1 z1 मान लो, स्पेस में कहीं, है ना। हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की दूरी निकालनी थी, उसका पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर ए ले लिया, एक पॉइंट गिवन था। ठीक है, हमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन पाई निकालना है। तो हमने एक अनदर प्लेन पाई डैश बना दिया जो कि पाई प्लेन से पैरेलल है। तो अब पाई और पाई डैश प्लेन की दूरी, बीच की दूरी ही पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी है। बोलो, टू द गिवन प्लेन बना दिया पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। अब हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर बनाया ए बी फ्रॉम द ए
टू द पॉइंट बी, बी जो है प्लेन पाई पे, जो गिवन पॉइंट है प्लेन है उस पे लाई कर रहा है, तो ए बी डिस्टेंस चाहिए अब आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ए बी विल बी द इक्वल टू द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन पाई। वो डिस्टेंस ए बी अब मेरी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ए बी बनने के बाद। आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं, पाई एंड पाई डैश पैरेलल हैं, तो उनके नॉर्मल वेक्टर सेम होंगे। तो हमने क्या करा, उसी नॉर्मल को आगे एक्सटेंड कर दिया और ओ एन डैश पे उसको बढ़ा दिया, ओ एन को आगे एक्सटेंड कर दिया ऑफ द प्लेन पाई टू ओ एन डैश, विच बिकम्स द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन पाई डैश। उसका नॉर्मल वेक्टर ओ एन है और आगे वाले का ओ एन डैश है। दोनों सेम है, दोनों एक ही लाइन है, मतलब एक ही लाइन है, बस उसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, उसकी लेंथ अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर तो दोनों का सेम होगा ना, एन कैप विल बी सेम फॉर बोथ प्लेन्स पाई एंड पाई डैश। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई डैश बनाने जा रहा हूं, जो मैंने पैरेलल वेक्टर इमेजिन किया उसकी इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। बनाते हैं। अब ये जो पाई डैश प्लेन है वो पॉइंट ए से गुजर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका नॉर्मल वेक्टर एन कैप है। तो कैसे बनाते हैं हम इक्वेशन, एक पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो तो ऐसे बनाते हैं, आर माइनस ए डॉट, अब वेक्टर एन गिवन होता है तो वेक्टर एन लगा देते हैं, एन कैप गिवन हो, नॉर्मल वेक्टर चाहिए कुल मिला के आपको, तो इक्वल टू 0। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, आर डॉट एन, देखना ध्यान से, माइनस ए डॉट एन, ऐसे ही करोगे। इस माइनस ए डॉट एन को उधर लेके जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो आगे सुनो। तो आर डॉट एन की वैल्यू ए डॉट एन कैप हो गई, बताओ। आर डॉट एन कैप की वैल्यू ए डॉट एन कैप हो गई, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा जी, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो प्लेन पाई डैश की इक्वेशन से। जो मैं प्लेन पाई डैश की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी सोचो जरा। वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू, इधर जो डिस्टेंस होगी, इधर जो डिस्टेंस होगी वो डी माइनस डी डैश होगी, मतलब नहीं, इधर जो डिस्टेंस होगी उधर डी डैश होगी। मतलब इस प्लेन की जो नया वेक्टर मैंने नया प्लेन मैंने बनाया है उसकी दूरी तो डी डैश थी ना। तो जब अपन प्लेन की इक्वेशन बनाते हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो इधर तो नॉर्मल वेक्टर रखते हैं, इधर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रखते हैं। तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी डैश, ये इक्वेशन बनेगी उसकी। यहां से बनाई तो ये, मतलब एक बार तो आपने फर्स्ट फॉर्म से बनाई, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डिस्टेंस रख दो। एक बार आपने एक पॉइंट पासिंग थ्रू से बनाई, तो जब आपने पॉइंट पासिंग थ्रू से बनाई तो इक्वेशन कुछ ऐसा रूप लेके बैठी है, जब आपने इससे बनाई तो ऐसा रूप। एल एच एस सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब डी डैश की वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर ए डॉट एन कैप। इससे मैं इसको इक्वेट कर दूं, ठीक है करूं, देखो क्या होता है। कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई डैश विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन वही आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी डैश। कंपेयर किया तो डिस्टेंस डी डैश जो है, वी गेट द डिस्टेंस डी डैश फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इक्वल टू दिस, आर एच एस इक्वेट कर दिया हमने, डी डैश इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप। अब आपको क्या चाहिए थी, ए बी। ए बी क्या थी, अभी अभी बताया था, डी डैश माइनस डी। डी डैश की वैल्यू क्या आ गई, तो ए डॉट एन कैप माइनस डी हो गया मेरा आंसर। बोलो, यही मेरा फाइनल आंसर। इट इज क्लियर दैट द डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस एन एन डैश इक्वल टू डिस्टेंस ओ एन डैश माइनस डिस्टेंस ओ एन। डिस्टेंस ओ एन डैश डी डैश है, डिस्टेंस ओ एन डी है। डी डैश की वैल्यू ऊपर से देख पा रहे हो आप, ए डॉट एन कैप है, आर एच एस इक्वेट करके आइए, माइनस डी। इसका आप मॉडुलस इसलिए लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है बेटा। लेकिन बस प्रॉब्लम एक ही है कि सर ये एन कैप ना गिवन हो, वेक्टर एन गिवन हो, तो फिर हम क्या करेंगे, एन कैप की जगह वेक्टर एन लगा देंगे और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन कर देंगे। तो एक्चुअली जो करेक्ट फॉर्मूला है वो ये है, क्योंकि एन कैप जरूरी थोड़ा गिवन हो, हम तो ये मानेंगे नहीं गिवन है। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है जिसमें एन कैप को हम वेक्टर एन से डिवाइड कराएंगे। पढ़ो आगे। सिंस इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो पहला प्लेन है उसकी नॉर्मल फॉर्म गिवन हो, that the equation of the plane pi will always be given in the normal form, that is this। ये ना गिवन होके अगर वो ये गिवन है तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड वेक्टर एन एंड डी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। किस किस को डिवाइड करेंगे, इसको और इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, एन और डी को इससे करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू द नॉर्मल फॉर्म। तो जैसे ही मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो फॉर्मूले में भी, मतलब जो फाइनल फॉर्मूला बना उसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड हो रही है सारी चीज। इसीलिए वेक्टर ए से प्लेन पाई की जो डिस्टेंस है, जब प्लेन पाई इस फॉर्म में गिवन हो, उस फॉर्म में गिवन हो तो ऊपर बन चुकी है, लेकिन हम तो मानेंगे इसी फॉर्म में गिवन होगा प्लेन पाई। वेक्टर ए ये है, इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला ये बन गया। देखो एन कैप था ऊपर, है ना, तो हमने क्या करा, एन कैप को तो मैग्नी एन लिख दिया, बस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, ये फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, और कहीं से हमको ये इन्फॉर्मेशन हाथ लग गई कि नहीं साहब ये तो इस फॉर्म में नहीं गिवन है, उस फॉर्म में गिवन है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू स्मॉल डी में गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे, बस मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एन वैसे ही वन है,
डिवाइड करने से मतलब नहीं है, इधर एन कैप लगा देंगे। ठीक है, जिसके चांसेस कम है हमको फाइन करीब करीब यही फॉर्मूला अपनाना है। याद हुआ? वेक्टर ए डॉट एन कैप माइनस डी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, जहां पे ये मॉडुलस है और नीचे मैग्नीट्यूड है ना, जो पॉइंट गिवन हो उसका प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करो। पॉइंट गिवन होगा, प्लेन गिवन होगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पकड़ो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पकड़ो, डॉट प्रोडक्ट कराओ, माइनस कांस्टेंट टर्म डी यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय उस एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराना है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाया तो खुद सोचो, ये तो है x1 y1 z1 और ये जो है आपकी ABC, तो a इंटू x1 b इंटू y1 c इंटू z1 माइनस डी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? कार्टेशियन फॉर्म देखो, लेट द कार्टेशियन फॉर्म बी दिस डी पॉजिटिव रखेंगे हम यहाँ पे, है ना? अगर क्योंकि डी यहाँ पे बेटा ये डी हमेशा पॉजिटिव है, याद रखना, यानी इसके पीछे जो नेगेटिव साइन है ना, उसके बाद जो डी बचा वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो अगर वो कीपिंग डी पॉजिटिव, अगर वो डी नेगेटिव है तो हम क्या कर देंगे? -1 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाएंगे। मतलब हमको अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऐसे गिवन है, क्योंकि हमने अभी क्या मानी है? आर डॉट एन इक्वल टू डी ऐसे मानिए, तो ये डिस्टेंस है ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस इस पे पॉजिटिव होगी। इसको एज इट इज जब मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे कन्वर्ट होगी, तो ये डी इधर पॉजिटिव है तो ये डी इधर भी पॉजिटिव है। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है तो पहले तो उस कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ले जाओ और चेक करो वो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाओ। बनने के बाद अब ए बी सी डी की वैल्यू चेक करो, कीपिंग डी पॉजिटिव। कार्टेशियन फॉर्म में इसको पॉजिटिव रखना जरूरी है। तो कार्टेशियन फॉर्म में उल्टा मैं कह सकता हूं कि थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन पाई इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ax1 by1 cz1 माइनस ये डी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी एक, है ना, डिवाइडेड बाय नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन हो गया। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आए तो एक दूसरा तरीका भी है पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी निकालने का, वो कई बार आसान लगता है, फटाफट से भी देख लो इसको भी। लेट से ये प्लेन है, ये क्यू वो पॉइंट है, इसके बीच की दूरी ये डी निकालनी है, निकालनी है। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो आप मानते हो ये दूरी इस आरपी दूरी के बराबर होगी, अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो अगर मैं आरपी निकाल लूं तो ये निकल जाएगा। और आरपी ध्यान से देखो, तो वेक्टर पी क्यू का एन वेक्टर पे प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट से बना है ये टॉपिक। और पी क्यू का एन पे प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है? वेक्टर पी क्यू डॉट इस ये वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पी क्यू कैसे निकलेगा? वही x1 x-x1 y-y1 z-z1 ऐसे निकले। p मेरा वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा डिटेल में फॉर्मूला तो वही बनेगा, ले देके फटाफट से देख लो। लेट द गिवन प्लेन पाई बी विद द नॉर्मल वेक्टर एन। तो इक्वेशन ऐसे गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे गिवन है, जिसमें डी पॉजिटिव है ना। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो तो डी को पॉजिटिव रखना ही रखना है, अगर नहीं है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। पी एक्स वाई जेड आर्बिट्रेरी पॉइंट है, क्यू पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस डी निकालनी है, वेक्टर पी क्यू ऐसे निकल गया, x1 - x1 y1 - y1 z1 - z1। एन वेक्टर ये है ही सही, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है ही सही। अब पी क्यू का एन पे प्रोजेक्शन चाहिए। पी क्यू का एन पे प्रोजेक्शन कैसे बनता था? पी क्यू डॉट एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर that the distance d of the point p of the point q from the plane pi is equal to the projection of pq on n। प्रोजेक्शन ऑफ pq on n चाहिए आपको, तो कैसे निकालते थे अपन? d इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ pq on n। और प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे? pq और डॉट n का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें तो अभी अभी pq के कंपोनेंट्स क्या लगाए थे हमने? हम्म हम्म तो देखो फटाफट, एन के इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो एन के कंपोनेंट्स तो ए बी सी हैं, पी क्यू के अभी मैंने निकाल के बताया आपको, क्यू माइनस पी करोगे, क्यू तो पॉइंट गिवन है, पी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो एक्स माइनस एक्स x1 माइनस ए y1 माइनस बी z1, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये क्या हो जाएगा? ax1 माइनस ए एक्स, फिर by1 माइनस बी वाई, cz1 माइनस cz। ठीक है, ऐसे ही होगा। नीचे आ जाओ, खोल दिया मैंने, खोला तो कुछ ऐसे ही होगा। तो देखो आप ध्यान से देखो, माइनस वाली टर्म्स कौन कौन सी है? माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, तो इन तीनों का माइनस कॉमन ले लूँ तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ गया।
इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या गिवन थी आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये गिवन थी, तो यहाँ से एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की वैल्यू डी है जो कि पॉजिटिव है, उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करो, वही पहले वाला फॉर्मूला बन गया, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन माइनस डी। कुल मिला के नॉर्मल को पॉइंट के कोऑर्डिनेट से डॉट प्रोडक्ट कराना है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन, जिससे अपने को दूरी चाहिए, नॉर्मल है एबीसी, उनका डॉट प्रोडक्ट कराना है, और माइनस जो आरएचएस में डी रखो उसको माइनस करना है जो कि पॉजिटिव होगा, और नीचे नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कराना है। तो ये हो गया हमारा फाइनल कार्टेशियन फॉर्मूला। ठीक है। फाइनल टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ये सरल है। अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो ये एन कैप सेम रहेगा, बस इसमें चेंजेस आएगा। ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा पन्नी टिक्का टू पन्नी टिक्का के बीच की दूरी डी डैश माइनस डी थी, तो डी वन माइनस डी टू ही उसकी दूरी होगी। दैट्स इट, खत्म हो गया कहानी। बस प्रॉब्लम ये है कि सर ये एन कैप ना देके वेक्टर एन गिवन हो, तो वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, वेरी सरल। देखो डिस्टेंस डी अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में ही गिवन है, तो जो डिस्टेंस डी होगी, दोनों पैरेलल प्लेन्स की पैरेलल होंगे हमेशा प्लेन, अगर डिस्टेंस पूछेगा तो इन दोनों के बीच की दूरी, इनके डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ प्लेन वन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ प्लेन टू के बीच की दूरी ही प्लेन के बीच की दूरी होगी। तो डिस्टेंस डी बिटवीन द टू पैरेलल लेंस पाई वन एंड पाई टू विल बी डिफाइंड बाय डी टू माइनस डी वन, या डी वन माइनस डी टू, मॉडुलस लगा लो, नेगेटिव आ जाए तो आप उसको निकला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर ये एन कैप में ना गिवन होता है, हमको पता है ये हमेशा ऐसे ही गिवन होता है, तो इसको मैग्नीट्यूड एन से डिवाइड करा देना, दैट्स इट, है ना। तो फाइनल फॉर्मूला इज डी इक्वल टू, अब जब वो एन वन एन टू होगा तो वो स्मॉल डी वन स्मॉल डी टू ना होगा, कैपिटल डी वन कैपिटल डी टू होगा, तो डी वन माइनस डी टू, और मैग्नीट्यूड ऑफ एन लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का हो गया। पैरेलल प्लेन्स बहुत सरल है, वेक्टर एन तो सेम मिलेगा ही मिलेगा, वेक्टर एन जो नॉर्मल वेक्टर है वो तो सेम मिलेगा ही मिलेगा, केवल डी में ही डिफरेंस होगा। तो अगर वो वेक्टर एन यूनिट वेक्टर है तो सीधे डी माइनस डी वन कर दो, और यूनिट वेक्टर नहीं है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके डी वन माइनस डी टू करके मैग्नीट्यूड से डिवाइड और कर दो। ठीक है। तो आप, मैं फिर कहूंगा ये फॉर्मूला ना याद रखें, अब ये याद रखें, क्योंकि हमको तो ये माने कि वो तो डी वन डी टू में नहीं देगा, वो तो कैपिटल डी वन कैपिटल डी टू में ही देगा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। ठीक है, थोड़ा स्पीड में हुआ। अब आज आपको पास काम ज्यादा है, हमने अगर इसको 2 घंटे में कवर किया है, 1.5 घंटे में कवर किया है, तो आप इसको घर जाके 3 घंटे में कवर करो, और थोड़ा पॉज कर करके धीरे धीरे करके इसको कवर करो, लेकिन इसको आज के आज ही कवर करो ताकि कल अपन एक्सरसाइज शुरू कर सकें। और हमने काफी अच्छी स्पीड में किया, लास्ट ईयर हमने ये सारा काम 4 क्लासेस में किया था, आज हमने 2 क्लासेस में किया, डबल डबल क्लास करके और थोड़ा स्पीड में। ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट हो तो कल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पूछ लेने, सारा आएगा आज का और कल का, जो भी इंट्रोडक्शन सीखा वो सब एक्सरसाइज में आएगा और मिसलेनियस में भी आएगा। ठीक है, ध्यान से करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।